जय भारत। लास्ट वाली क्लास में हमने लॉगरिदम ख़त्म कर चुके हैं। अब इस वाले क्लास से स्टार्ट करने वाले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग रियल जेडब्ल्यू के सिलेबस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और कभी कभार इससे दो दो या तीन तीन भी क्वेश्चन आ चुके हैं, मेंस में भी और एडवांस में भी बहुत सारा इसका वेटेज है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है सब मैथमेटिक्स की जड़ है। वैसे आपका इसका इसका एप्लीकेशन जो आपको कोनिक सेक्शन में मिलेगा, वेक्टर थ्योरी में मिलेगा, ट्रिग्नोमेट्री में मिलेगा, इवन कैलकुलस में मिलेगा, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे कुछ टॉपिक्स है, जैसे क्वाड्रेटिक है, सीक्वेंस सीरीज है, बाइनोमियल थ्योरम है। ये जो टॉपिक्स है आपको हर जगह पे मिलेंगे। और इससे बहुत बार तो दो दो भी क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ये जो टॉपिक्स है आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। और आपके एक बहुत ही क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। अच्छा, हमने अभी तक जो लिया है इनइक्वालिटी और लॉगरिदम, ये दो टॉपिक्स जो है, ये दो टॉपिक्स भी सारे चैप्टर्स के लिए बेसिक का काम करेगा। मतलब अब हम लोग क्वाड्रेटिक देखेंगे ना, उसमें भी इनइक्वालिटी आएगा, उसके अंदर भी लॉग के कुछ प्रॉपर्टीज हमको यूज़ करना पड़ेगा। वैसे सारे चैप्टर्स में इनइक्वालिटी और लॉग का जो है यूज़ करके हम लोग, क्योंकि बेसिक मैथमेटिकल स्किल जो है ना उधर से ही हमारे कवर हो जाएंगे। मतलब बाकी जो, क्योंकि हमने क्वाड्रेटिक में क्या पढ़ना है, क्वाड्रेटिक के खुद की कॉन्सेप्ट पढ़ना है, लेकिन कैलकुलेशन तो वही रहेगा ना। इनइक्वालिटी सॉल्व करो, या फिर लॉग का जो कोई इक्वेशन बनेगा वो सॉल्व करो, या फिर लॉग की प्रॉपर्टीज यूज़ करो, या फिर कोई बेसिक कैलकुलेशन से वो यूज़ करो, इंडाइसेस के रूल्स यूज़ करो, लॉग को इंडाइसेस में कन्वर्ट करो, इंडाइसेस को लॉग में कन्वर्ट करो, यही चीज़ रहने वाली है। तो अगर किसी को लॉगरिदम में और इनइक्वालिटी में दिक्कत है, तो अभी के अभी तुरंत उसको जाके क्लियर करवा दो। मैं लॉगरिदम की एक डीपीपी भी सेंड कर दूंगा, शायद उसमें 80 या 90 के आसपास क्वेश्चंस है। तो डेली के डेली 5 5 या 6 6 10 10 जो भी अपना टारगेट है वो रख देने का। और डेली का डेली टारगेट रख के उसको कंप्लीट करने की कोशिश कर देने का। ठीक है। अभी आपके तरफ अभी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों में भी शायद आपका यही हाल चल रहा होगा कि अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं और सिलेबस को हाथ लगा रहे हैं। सही है। तो अभी यहाँ से क्या हो सकता है कि आपको टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत आ सकती है शायद, क्योंकि अभी तक क्या है कि किया तो किया, नहीं तो नहीं किया, तो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला था। लेकिन अब यहाँ से जो भी कंसेप्ट बनेंगे ना आपके, यहाँ से जो भी चैप्टर चलेंगे फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, मैथ्स में भी, अभी आपका रियल सिलेबस होगा जेडब्ल्यू का। और अगर ये का चैप्टर अगर यहाँ का आपका वीक रह गया, तो आगे चल के आपको कुछ भी मतलब समझ में नहीं आएगा। ठीक है। तो जितना हो सके उतना अभी सीरियसली हो जाओ, बराबर। और मस्ती के साथ, एकदम फ्रेश मूड के साथ, और जो भी आपको दिक्कतें आ रही हो शेयर करते जाओ, डिस्कस करते जाओ। और डेली का डेली टारगेट रखो, 10 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस। वो अपनी टीचर्स को भेजते रहने का, एक सर आज मैंने इतना होमवर्क किया है, ये किया वो किया है। डेली अगर कांटेक्ट में रहोगे तो होगा क्या कि थोड़ा बहुत क्या होगा कि अगर आपका अगर आपका रेगुलर होमवर्क आ रहा था, एक आध दिन अगर होमवर्क नहीं आता है, तो इसका मतलब सर को भी लगेगा कि शायद आज इसने पढ़ाई नहीं किया होगा, इसलिए नहीं आ रहा है। अभी बहुत सारे बच्चों के होमवर्क्स पहले आते थे, अभी नहीं आ रहे हैं। ठीक है ना। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाना चाहिए और आपको होमवर्क सेंड कर देना चाहिए। ठीक है। अगर ये आदत अगर आपको लग गई ना कि एक बार आप लोग इग्नोर करना स्टार्ट करोगे ना, सर जो बोल रहे हैं हम लोग सुनते जाएंगे और इधर से छोड़ते जाएंगे, तो यकीन मानो ये जेडबली आपके बस की बात नहीं है। ठीक है। अगर आपको जेडबली में कुछ अच्छा करना है तो खुद से मोटिवेटेड रहना पड़ेगा, रेगुलर टच में रहना पड़ेगा, रेगुलर अपना टारगेट जो है सेट करना पड़ेगा, और उतना अचीव भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मतलब बहुत बड़े बड़े सपने देख लिया और मतलब बाकी रियल लाइफ में कुछ कर ही नहीं रहे, ऐसा भी नहीं। ठीक है। तो आप टारगेट रखो, मैं तो बोल रहा हूँ कि 5 क्वेश्चंस डेली का टारगेट रखो अभी। किसी का अच्छा अगर अच्छी स्पीड है, किसी का अगर अच्छा ज़्यादा कैपेसिटी है, तो उसका 10 क्वेश्चंस डेली का रख दो। लेकिन डेली करना मत करना है, मतलब करना ही है ऐसा मान के चलो। ठीक है ना। ऐसा नहीं कि मतलब आज मैंने, मेरा मूड अच्छा था आज 20 कर लिया, अब 2 दिन मैंने कुछ किया ही नहीं, फिर तीसरे दिन बैठ गया और 50 कर दिया, और 4 5 दिन और किया ही नहीं। ये नहीं चलेगा ऐसे, कभी भी सक्सेस मिलेगा ही नहीं। ठीक है। तो आपको डेली टच में रहना पड़ेगा पढ़ाई के। ओके। और साथ ही साथ पीछे को जो भी टॉपिक्स हो चुके हैं उसको बार बार रिवाइज करते रहो। ठीक है ना। तो उससे क्या होगा कि अगर समझो का केस में क्या होता है कि
हम लोग अगर सरप्राइज एक मतलब अचानक ऐसी कोई टेस्ट अगर रखना चाहेंगे कि जो पिछले पूरा सिलेबस को उसमें कवर करना हो, या वैसे हम लोग अभी वही करेंगे तो सारा सिलेबस एट ए टाइम आ ही जाएगा, तो एक ही बार आएगा। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब सिर्फ क्वाड्रेटिक चल रहा है तो क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं है। लॉग में उसमें लॉग के भी क्वेश्चन आएंगे, इनइक्वलिटी भी क्वेश्चन आएंगे, सारे क्वेश्चन आएंगे उसमें। ठीक है, तो आपको तो डेली सारे टॉपिक्स के टच में रहना ही पड़ेगा। ओके, तो इनफ है। आप कुछ दिक्कत अगर आपको आ रही है तो अभी यहाँ से टच में रहा करो। कोई भी दिक्कत हो, पर्सनल हो या कोई भी दिक्कत हो पढ़ाई से रिलेटेड हो, ये अपने टीचरों के साथ शेयर किया करो, ताकि आपको थोड़ा सा मतलब हल्का महसूस हो जाए। ठीक है ना, अकेले कभी भी टेंशन सहने का नहीं वैसे भी। ओके, तो स्टार्ट कर लेते क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारी अभी जर्नी स्टार्ट हो रही है, 2 साल तक का हम लोग मतलब ये ये काम में आने वाला है टॉपिक, है ना। तो मैंने पहले ही बोल दिया है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा ये 2 क्वेश्चंस भी आ चुके हैं, इसमें मेंस की बात कर रहा हूँ, 2 क्वेश्चंस आ चुके हैं इससे। तो सोच सकते हो कितना अहमियत है इस चैप्टर की। ठीक है ना, और बहुत ही इजी है। अगर प्रैक्टिस करते जाओगे तो इसके एडवांस के भी क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। इक्वेशन की मीनिंग क्या होती है उससे। इट इज़ एन इक्वेलिटी विच सेटिस्फाइड फॉर सम वैल्यूज ऑफ द अननोन क्वांटिटी। मतलब क्या है कि एक मतलब कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इधर कोई एक्सप्रेशन लिखा जाएगा एफ एक्स, और इधर भी कोई एक्सप्रेशन लिखा जाएगा, और इसके बीच में अभी हम जैसे इनइक्वालिटी लिख रहे थे इसके बीच में ग्रेटर देन और लेस देन, वैसे आप दोनों के बीच में ये ऐसे 2 हॉरिजॉन्टल लाइन आएंगी। इस हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब आपको मालूम है क्या होता है, ये इक्वल्स टू होता है, ये इक्वल होता है, बराबर ना। मतलब क्या होगा, अगर मैं कुछ एक्स की वैल्यू इसमें रख देता हूँ, एक्स की वैल्यू अगर कुछ रखता हूँ अल्फा, तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि यहाँ पे जब मैं अल्फा रख दूंगा और यहाँ पे वैल्यू अल्फा रख दूंगा, तो दोनों ये साइड सेटिस्फाइड हो जाना चाहिए। मतलब दोनों साइड जो है बैलेंस होना चाहिए, दोनों साइड इक्वल होना चाहिए। मतलब अगर इधर इधर का आंसर 3 आ रहा है तो इधर का भी आंसर 3 आ जाना चाहिए। जैसे कि मान लेते कितना, ये जो इक्वेशन है, तो एक्स स्क्वेयर माइनस हो जाएगा 3x प्लस हो जाएगा 2 और इक्वल्स टू 0। अगर मैंने इसमें एक्स की वैल्यू कितना रख देता हूँ, एक्स की वैल्यू अगर 2 रख देता हूँ तो कितना हो जाएगा, ये तो 4 हो जाएगा, ये कितना हो गया 6 हो गया, ये कितना हो गया +2 कितना हो गया देख लो, ये 4 + 2 6, 6 - 6 कितना हो गया 0 हो गया। इसका मतलब इसका भी आंसर 0 है, और इस साइड से आगे कितना लिखा हुआ है वो भी तो 0 लिखा हुआ है। इसका मतलब दोनों बैलेंस हो गए। ठीक है, तो वही बोलना चाह रहा है, इट इज़ एन इक्वेलिटी विच सेटिस्फाइड फॉर सम वैल्यूज ऑफ द अननोन क्वांटिटी। किसी पर्टिकुलर किसी एक दो वैल्यू के लिए, शायद जो भी है कुछ वैल्यूज के लिए सेटिस्फाइड हो जाना चाहिए। ठीक है, उसको बोलेंगे हम लोग इक्वेशंस। ठीक है, अब आइडेंटिटी क्या होता है, आइडेंटिटी क्या होता है देखो, द फुल फॉर्म ऑफ एन आइडेंटिटी इज आइडेंटिकल फंक्शन इक्वेशन। मतलब आइडेंटिकल इक्वेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी बोलते हैं। ठीक है ना, इट इज़ ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ अननोन क्वांटिटीज। मतलब क्या है, जैसे कि मान लेता हूँ कितना है x+1 इसका स्क्वायर है, कितना हो गया देख लो, ये हो गया x² प्लस हो जाएगा 2x प्लस हो जाएगा 1। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये भी कोई इक्वेशन ही है, क्यों इक्वेशन है, क्योंकि इसमें इक्वल्स टू का साइन आ गया। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इसमें x की वैल्यू 0 रख देता हूँ, x की वैल्यू 0 रख दिया। देखो कितना आ रहा है, 0 + 1 होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये तो 1 आ जाएगा। इस साइड कितना होना चाहिए, ये 0 तो आंसर कितना आया 1 आ गया। तो इसको ये x = 0 जो है इसको सेटिस्फाइड कर गया। ठीक है, अब मैं क्या कर लेता हूँ, इसमें अंदर -1 रख देता हूँ। चलो -1 रख दो, तो x के लिए कितना रख दिया हमने -1, कितना आ रहा है देख लो, ये -1 + 1 0 का स्क्वायर कितना आएगा 0, और यहाँ पे आएगा -1 का स्क्वायर +1 आएगा, ये होगा -2 और ये +1, ये +1 + 1 -2 कितना आ गया 0 आ गया। मतलब x = -1 भी इसको सेटिस्फाइड कर गया। सही है, अब x के लिए कितना रख देता हूँ मैं 1 रख देता हूँ, तो ये 1 + 1 कितना हो रहा है, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर जो कि 4 होगा। यहाँ पे 1 का स्क्वायर + 2 + 1 तो ये इधर भी 4 आ रहा है। मतलब ये एक इक्वेशन है, उसको 0 भी सेटिस्फाइड कर रहा है, -1 भी सेटिस्फाइड कर रहा है, 1 भी सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है, क्या इधर भी ऐसा ही हो रहा है क्या देख लो, यहाँ पे x = 2 को तो सेटिस्फाइड कर गया ये, क्या x = 0 को सेटिस्फाइड कराएगा देख लो, ये 0 ये 3 ये 0 ये 0 ये इधर से कितना आ गया 2 आ गया, इस साइड से कितना आ गया 0 आ गया, तो 0 तो 2 के बराबर नहीं है। ठीक है ना, अब मैं मान लेता हूँ कि x के लिए कितना रखना चाह रहा हूँ, -1 रखना चाह रहा हूँ। देख लो -1 पे लिए कितना रहा है, ये तो हो जाएगा +1, और इधर से आएगा +3, और इधर से आएगा +2, और ये कितना हो गया टोटल, ये हो गया 6, और 6 तो 0 के बराबर नहीं है, बराबर है क्या। मतलब ये जो ये भी इक्वेशन है और ये भी इक्वेशन है, दोनों के दोनों इक्वेशन तो है, ये भी इक्वेशन है और ये भी इक्वेशन है। लेकिन इसमें क्या इसकी जो स्पेशलिटी क्या है कि अगर इसमें x की वैल्यू कुछ भी रख दो तो ये हमेशा सेटिस्फाइड करेगा।
ये ऑलवेज क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। एक्स की वैल्यू कुछ भी अगर रखता हूँ, कोई भी रियल नंबर रख दूँ तो ये हमेशा ही सेटिस्फाइड करेगा। वैसा इधर नहीं है। इस इक्वेशन के लिए मैं हर एक कोई भी वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड नहीं करवा सकता इसको। इसको पर्टिकुलर एक आध वैल्यू या दो चार वैल्यू को ही सेटिस्फाइड करवा सकता हूँ। तो ये बेसिक इक्वेशन में और आइडेंटिटी में फ़र्क होता है। जो इक्वेशन होते हैं ये कुछ वैल्यूज़ के लिए, यहाँ पे लिखा तो है था, यहाँ पे सम वैल्यूज लिखा था ना, सम अननोन क्वांटिटीज लिखा था शायद। देखो ये फॉर सम वैल्यूज ऑफ अननोन क्वांटिटीज, मतलब कुछ वैल्यूज के लिए ये इक्वेशन जो है सेटिस्फाइड करेगा। लेकिन जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है कि ये सारे वैल्यूज के लिए, सारे वैल्यूज के लिए क्या होना चाहिए, वो सेटिस्फाइड होना चाहिए। जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी एक आइडेंटिटी है। साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी एक आइडेंटिटी है। अब इसमें कुछ भी रख दो, थीटा के लिए कुछ भी रख दो, चलो थीटा के लिए जीरो रख देता हूँ। थीटा के लिए कितना रख देता हूँ मैं, जीरो। थीटा इक्वल्स टू हो गया जीरो। तो कॉस साइन स्क्वायर जीरो कितना होता है, वो तो जीरो होता है। कॉस स्क्वायर जीरो कितना होता है, कॉस कॉस जीरो कितना होता है, वो तो वन होता है। तो जीरो का स्क्वायर कर लिया, वन का स्क्वायर कर लिया, जीरो प्लस वन कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। बैलेंस हो गया। अगर मैं थीटा के लिए कितना रखना चाहता हूँ, पाई बाई सिक्स लिखना चाहता हूँ, लिख दो पाई बाई सिक्स। तो साइन साइन पाई बाई सिक्स कितना होता है, साइन पाई बाई सिक्स होता है वन बाई टू बराबर। तो इसका स्क्वायर, फिर कॉस स्क्वायर पाई बाई सिक्स कितना होता है, ये होता है रूट थ्री बाई टू, इसका स्क्वायर। देख लो इसका कितना आंसर आ रहा है, ये होगा वन बाई फोर, ये होगा थ्री बाई फोर, तो आंसर कितना आएगा, फोर बाई फोर, मतलब कितना, वन। सेटिस्फाइड तो कर गया। जो भी रखना है, थीटा के लिए कितना रख दो, पाई बाई फोर रख दो। पाई बाई फोर पे कितना आएगा, पाई बाई फोर पे आएगा साइन थीटा भी वन बाई रूट टू, वन बाई रूट टू का होगा स्क्वायर। और इसके बाद कॉस थीटा भी कितना आएगा, वन बाय रूट टू का होगा स्क्वायर। तो ये वन बाय टू और ये वन बाय टू कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। चलो थीटा के लिए कितना रख देते, फिर से रख देते 60 डिग्री। 60 डिग्री मतलब कितना, साइन थीटा साइन 60 कितना होता है, ये होता है रूट थ्री बाई टू, इसका स्क्वायर। मैं समझ रहा है आपको, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं ये। तो इसमें कुछ भी वैल्यू रखते जाओ, ये हमेशा सेटिस्फाइड करेगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी बोलते हैं, इसको आइडेंटिटी बोलते हैं। ठीक है ना। वही अगर मैं क्या कर रहा हूँ कि दूसरा कोई इक्वेशन ले लेता हूँ। चलो ये इक्वेशन ले लेते हैं, कौन सा, कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और इक्वल्स टू कितना है, वन है। क्या अब ये आइडेंटिटी है क्या, तो थीटा के लिए देख लेते हैं। थीटा के लिए कितना, जीरो जब रखूँ मैं, थीटा के लिए कितना रख देता हूँ, जीरो। तो देख लो साइन जीरो कितना होगा, जीरो होगा। कॉस जीरो कितना आना चाहिए, वन आना चाहिए। तो इसका मतलब साइन जीरो जीरो हो गया, कॉस जीरो कितना, वन। तो जीरो प्लस वन, तो ये सेटिस्फाइड कर गया। अब थीटा के लिए कितना रख देता हूँ मैं, पाई बाई सिक्स, पाई बाई सिक्स रख देता हूँ। तो साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा होगा वन बाई टू, और कॉस पाई बाई सिक्स कितना होगा, ये होगा रूट थ्री बाई टू। क्या ये वन है क्या, बिल्कुल नहीं। रूट थ्री ये कितना है, रूट थ्री प्लस वन डिवाइडेड बाई टू है, और ये वन के बराबर तो कहीं पे भी नहीं लिख रहा है मुझे। ठीक है ना। अगर थीटा के लिए कितना रख देना है, पाई बाई फोर रख देते हैं। पाई बाई फोर रख देते तो कितना आएगा, साइन पाई बाई फोर कितना होता है, वन बाई रूट टू। कॉस पाई बाई फोर कितना हो जाएगा, वन बाई रूट टू। कितना आ रहा है ये, टू अपॉन रूट टू, कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा रूट टू, और ये वन के बराबर नहीं है। ठीक है। मतलब ये इक्वेशन है, आइडेंटिटी नहीं है। और ये जो है ये आइडेंटिटी है, क्योंकि ये हर एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है। वैसे सिमिलरली यहाँ पे कितना, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, ये क्या है, इक्वेशन है, ये आइडेंटिटी नहीं है। आइडेंटिटी का मतलब कितना होता है कि यहाँ पे एक्स के लिए कुछ भी रखो, इस इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमेशा बैलेंस होना चाहिए था। जैसे कि यहाँ पे लिखा है एक्स प्लस वन होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, ये तो हमेशा इसका एक्सपेंशन ही इधर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे एक्स के लिए कुछ भी रख दो, ये हमेशा क्या होना चाहिए, सेटिस्फाइड हो जाना चाहिए। तो आपको समझ में आ रहा है मीनिंग इक्वेशन में और आइडेंटिटी में। ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। अब इक्वेशन के टाइप्स देखना, हमको आइडेंटिटी तो देखना ही है, आगे चल के हम लोग आइडेंटिटी भी देखेंगे, लेकिन हमको पहले इक्वेशन समझ लेना बहुत ज़रूरी है। तो इक्वेशंस कैसे होते हैं, जो पॉलिनोमियल इक्वेशन जो होते हैं ना, पॉलिनोमियल मतलब क्या, जिसमें एक्स का पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और एक्स का पावर कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और फ्रैक्शन में भी नहीं होना चाहिए। एक्स का पावर हमेशा एक होल नंबर होना चाहिए। वैसे देख लेते हैं तो क्या होगा, एक लीनियर इक्वेशन हो सकता है, जिसके अंदर लीनियर का मतलब कितना है, लाइन, लाइन का इक्वेशन कैसा होता है, एक्स प्लस बी बाई इक्वल्स टू एक्स प्लस बी है ना। तो इसमें एक्स का डिग्री अगर वन होता है, तो इस टाइप का जो इक्वेशन होता है, अगर ए की वैल्यू वन नहीं होती है, तो अगर एक जीरो नहीं होती, तो ए की वैल्यू अगर जीरो होगी तो सीधा सा कांस्टेंट बनेगा। ठीक है। तो ये जो होगा एक्स प्लस बी, इसको बोलते हैं हम लोग लीनियर इक्वेशन। ठीक है। अच्छा, अगर एक और डिग्री बढ़ा देता हूँ मैं इसकी, डिग्री मतलब एक्स का पावर, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अब ये इक्वेशन बन गया। अब ये इक्वेशन अगर ए की वैल्यू जीरो नहीं है, तो इसका मतलब इसका डिग्री कितना हो गया, ये तो टू हो गया।
तो इस टाइप के जो इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ये कैसा हो गया, ये लीनियर। लीनियर क्यों बोल गया, क्योंकि ये स्ट्रेट, इसका इक्वेशन जो है, इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो लाइन आएगा, इसलिए इसको लीनियर इक्वेशन बोला गया है। इसको बोलेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। अब इसमें एक और डिग्री अगर बढ़ा देते तो ए एक्स क्यूब प्लस हो जाएगा बी एक्स स्क्वेयर प्लस हो जाएगा सी एक्स प्लस हो जाएगा डी। और इसमें अगर ए की वैल्यू अगर जीरो नहीं है, इसका मतलब इसका एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट जीरो नहीं है, मतलब एक्स क्यूब की टर्म इसमें रहेगी। तो इस टाइप के इक्वेशन क्या बोलेंगे हम लोग, क्यूबिक इक्वेशन। बस आप बढ़ाते जाओ ऐसे ही। अब अगर एक्स का पावर 4 होता है तो इसको बोलते हैं क्वार्टिक इक्वेशन, है ना, डिग्री अगर 4 होती है तो, ठीक है। अब कितने भी अगर 5 डिग्री 6 डिग्री ऐसे बढ़ाते जाओ कोई दिक्कत नहीं है, बराबर है ना। लेकिन अपने सिलेबस में जो है ना, अपने सिलेबस में, जेडब्ल्यू के सिलेबस में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जितना सोच रहे हो ना उससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन से प्रॉब्लम में आपको यूज़ हो रहा है, ठीक है। इतने सारे प्रॉब्लम में यूज़ होगा। तो जितना अच्छा कर सकते हो क्वाड्रेटिक को उतना बेस्ट रहेगा, ठीक है। ओके, बाद में क्यूबिक इक्वेशन को भी सॉल्व करने का हमने कुछ मेथड बोला था, ठीक है ना, कि हिट एंड ट्रायल से एक रूट निकालेंगे, बाद में सिंथेटिक डिवीजन से उस रूट को बाहर निकाल देंगे, तो बचेगा क्वाड्रेटिक, उसको सॉल्व करेंगे बाद में, ऐसा ना। और आगे चल के हम लोग जब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ेंगे तो उसका ग्राफ कैसे आता है क्वाड्रेटिक क्यूबिक इक्वेशन का, फिर ग्राफ से कैसे उसके रूट्स बना सकते हैं, मैक्सिमा मिनिमा कैसे होगा, ये सारी चीज़ें जो है ना वो हम लोग आगे भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है क्वाड्रेटिक, बाद में क्यूबिक भी आएगा, है ना। ये जो बाकी वाले डिग्री वाले जो होते हैं ना, एक्स का पावर 4, ये रेयरली आते हैं, लेकिन इसका भी मेथड आपको पता चल जाएगा कैसे सॉल्व करना है इसे ना। ओके, यहाँ पे वही लिखा है, डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिटी एंड इक्वेशन लिखा हुआ है। तो आइडेंटिटी इन एक्स इज सेटिस्फाइड ऑल परमिसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, मतलब जितने भी वैल्यूज होंगे एक्स के वो सारे के लिए ये आइडेंटिटी जो है सेटिस्फाइड करेगी, लेकिन इक्वेशन जो होगा कुछ पर्टिकुलर वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड करेगा। ये ऑलरेडी हमने बोल दिया है, आप लोग इसको नोट करके लिख देना अच्छे से, ठीक है ना। ओके, अब देख लेते हैं, अगर समझो समझो, अच्छा ये एक चीज़ मैं बोलना भूल गया, यहीं पे बोल देता हूँ। तो यहाँ पे ए एक्स क्यूब है, प्लस हो जाएगा बी एक्स स्क्वेयर प्लस हो जाएगा सी एक्स प्लस हो जाएगा डी। ये है क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है ना। अगर मुझे इसके नंबर ऑफ रूट्स कितने आएंगे अगर बोलना है, नंबर ऑफ रूट्स कितने आ सकते हैं अगर ये मुझे बोलना है, तो नंबर ऑफ रूट जो होते हैं ना, ये नंबर ऑफ मैक्सिमम रूट, मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रूट्स किसी भी इक्वेशन का मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रूट्स जो होते हैं वो किसके बराबर होता है, उसके डिग्री के बराबर होता है, डिग्री ऑफ इक्वेशन। डिग्री का मतलब आपको मालूम है क्या होता है, डिग्री का मतलब होता है जो भी इक्वेशन है उसमें जो हाईएस्ट पावर है उसके बराबर होता है। ये जो लिखा है ना, ये स्टेटमेंट हमने, ये बहुत ही काम की चीज़ है, और यहाँ से बहुत सारी चीज़ें जो है ना रीजनिंग वाले प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। कैसे, मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स, जो भी इक्वेशन रहेगा ना उसके मैक्सिमम कितने रूट्स आ सकते हैं, तो बस उसके डिग्री के बराबर आ सकते हैं या उससे कम आ सकते हैं। जैसे कि इसमें क्या इतना है, ये क्यूबिक इक्वेशन लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा है, क्यूबिक इक्वेशन। तो क्यूबिक इक्वेशंस के मैक्सिमम रूट्स कितने आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं, 3 से ज़्यादा नहीं आ सकते, ठीक है ना। या फिर 2 आ सकता है, या फिर 1 आ सकता है, या फिर 0 आ सकता है, ये पॉसिबल है, ठीक है ना। ये 3 आ सकता है, 2 आ सकता है, 1 आ सकता है, 0 आ सकता है, ठीक है ना। लेकिन 3 से ज़्यादा नहीं आएंगे, ठीक है, ये पहली बात। अच्छा, मैं मॉडिफाइड करते जाऊंगा, आप देखते रहना इसको ना। सेकंड, अगर अगर डिग्री अगर डिग्री कैसी है, ऑड है, अगर डिग्री ऑड है तो इसके नंबर ऑफ रूट्स भी होंगे ऑड, नंबर ऑफ रूट्स भी क्या होंगे, ऑड ही होंगे। इसका मतलब अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो उसके 2 रूट्स कभी भी नहीं आ सकते, और 0 भी रूट्स कभी भी नहीं आ सकते। समझ में आ रही बात, 2 रूट्स कभी भी नहीं आ सकते और 0 रूट्स कभी नहीं आ सकते। हाँ, अगर रिपीट कर रहा है रूट तब जाके इवन रूट्स आ सकते हैं, कोई रिपीट अगर रूट कर रहा है तो आ सकता है। कैसे, देखो मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ, किसी भी इक्वेशन के ऑड डिग्री अगर होते तो नंबर ऑफ रूट्स भी ऑड ही रहेंगे। लेकिन ये चीज़ अगर होती है x-1 इसका स्क्वायर है और यहाँ पे है x, ठीक है ना। ये बात आपको समझा देता हूँ मैं, कि समझो क्यूबिक इक्वेशन है, कैसा है, एक्स क्यूब माइनस यहाँ पे कितना आ गया 2x² और यहाँ पे कितना आया x और इक्वल्स टू आ गया 0। अब इसको सॉल्व कर देना है, सॉल्व कर लिया कैसे, जब x को कॉमन ले लिया तो हो जाएगा x² माइनस हो जाएगा 2x प्लस हो जाएगा 1 और हो गया इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो x इंटू हो जाएगा x-1 इसका स्क्वायर और होगा इक्वल्स टू 0।
मतलब क्या हो गया, मतलब ये हुआ कि इसके रूट्स कितने आ गए, x इक्वल्स टू एक 0 आ गया और एक आ गया 1। यहाँ पे तो कितने रूट्स आ गए, 2 ही रूट्स आ गए। और हमने तो बोला है कि यहाँ पे डिग्री अगर ऑड होती तो नंबर ऑफ रूट्स भी ऑड होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो इसका ये स्टेटमेंट गलत है, बिल्कुल नहीं। आपकी सोच गलत है। कैसे, देखो यहाँ पे x है, x-1 का होल स्क्वायर है। अब इसको अगर मैं प्रॉपरली सॉल्व करूंगा ना, तो एक तो x की वैल्यू 0 होगी, और यहाँ पे दो फैक्टर लिखा हुआ है, कौन से x-1 एक दूसरा पहला फैक्टर, और दूसरा कौन सा फैक्टर है, x-1 इक्वल 0 है। हाँ, यहाँ पे दो रूट सेम थे, इसलिए हमने यहाँ पे रिपीटेशन अवॉइड किया था। ठीक है, लेकिन x इक्वल टू 1 इधर से एक रूट आ रहा है, x इक्वल टू 1 इधर से एक रूट आ रहा है, मतलब यहाँ पे 1,1 लिखना पड़ेगा। हाँ, ये दोनों सेम रूट आ रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको एक ही बार गिन रहे हैं। लेकिन रूट में तो मतलब फैक्टर में तो आ ही रहा है ना ये, तो 0,1,1 ये ऐसे 3 रूट्स आ गए इसमें। हाँ, रिपीटेड आ रहा है, इसलिए हम लोग को उन्होंने क्या किया, हमने कि उसका रिपीटेशन हटा के 0 एंड 1 लिखा था। मतलब दो रूट्स नहीं है वहाँ पे, 3 ही रूट्स है। समझ में आ रही बात आपको। डिग्री अगर ऑड होगी तो नंबर ऑफ रूट जो होंगे वो ऑड ही होंगे। ठीक है, ओके। डिग्री अगर इवन होगी तो फिर नंबर ऑफ रूट्स भी इवन होंगे। सही है, ओके। अच्छा, ये तो बात हो गई इक्वेशन ऑफ थ्री की। ये चीज़ आपको हर केस में ध्यान रखना है, हर चीज़ में ध्यान रखना है। ठीक है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगी। अगर कोई क्यूबिक इक्वेशन है और आपने सॉल्व किया और उसके अगर 4 रूट्स आ रहे, मतलब वहीं पे गलत हो गया वैसे भी। अगर कोई क्यूबिक इक्वेशन दे दिया और ऑप्शन में बोला कि इसके रूट्स बताओ, और ऑप्शन में किसी में 2 दे दिया, किसी में 0 दे दिया। 0 तो कभी बन ही नहीं सकता, क्यूबिक इक्वेशन का जो कम से कम एक तो रूट आना ही चाहिए। 0 तो आने का चांस ही नहीं है। मतलब ऐसे कोई रीजनिंग में शायद आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है ना, मतलब जो ऑप्शन हटाने के लिए। ओके, बात समझ में आ रही तो ये आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसको आप लोग अच्छे से लिख लेना और इसको अच्छे से दिमाग में फिट भी कर लेना। ठीक है, ताकि ये बार बार जब भी आप लोग को यूज़ पड़े ये तुरंत आ जाए आपकी हेल्प के लिए। ठीक है ना, ओके। अब ये क्या बोल रहा है ये समझने की कोशिश करो। ये x प्लस बी और इक्वल्स टू 0, ये क्या है, अगर आइडेंटिटी होती है, ये क्या है, ये आइडेंटिटी है, तो क्या कंडीशन होना चाहिए। अगर ए एक्स प्लस बी इक्वल 0 ये अगर आइडेंटिटी है, तो ये कंडीशन क्या होगी, ये निकालना है आपको। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि मैंने एक्स की वैल्यू कुछ भी अगर इसके अंदर रख दूँ, एक्स की वैल्यू अगर कुछ भी रख दूँ, एक्स बिलोंग्स टू आर कुछ भी रख दूँ, ये हमेशा सेटिस्फाइड होना चाहिए। एक्स बिलोंग्स टू आर कुछ भी रख दो इसके अंदर, एक्स की वैल्यू कुछ भी रख दो, 1 2 -1 -10, आपको दिमाग में जो भी डिजिट आ रहा है, आपका जो भी फेवरेट डिजिट है, वो सारे डिजिट आप इसमें अंदर रख के देख सकते हो। वो सारे डिजिट के लिए इसका आंसर जो है हमेशा 0 ही आएगा, आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा कब पॉसिबल है, ऐसा तभी पॉसिबल है जब ए की वैल्यू एंड बी की वैल्यू 0 हो। तो ये के साथ साथ बी की वैल्यू अगर 0 है, तभी जाके ऐसा होगा कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू अगर मैं कुछ भी रख दूँ तो इसका आंसर 0 आएगा। ठीक है, तो आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि उसके जो कोएफिशिएंट्स होना चाहिए वो हमेशा ही 0 होना चाहिए। देखो इस फॉर्मेट में पहले इक्वेशन लिखो, इस वाले फॉर्मेट में इक्वेशन लिखो और चेक करो इसके कोएफिशिएंट। अभी अभी हमने एक आइडेंटिटी देखा था, कौन सा देखा था, यहाँ पे ये ऊपर है शायद, देखो ये वाला आइडेंटिटी था ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये आइडेंटिटी था। चलो इसको अगर मैंने क्या किया कि इस फॉर्मेट में लिख दिया, तो कैसा होगा, ये एक्स प्लस 1 इसका होगा स्क्वायर, और सबको इधर लेके आए तो कितना होगा, माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस हो जाएगा 2x, माइनस हो जाएगा 1 और इक्वल 0, एक साइड 0 हो गई। अब देख लो, अब यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट बनेगा वो भी 0 बनना चाहिए, एक्स का जो कोएफिशिएंट है वो भी 0 बनना चाहिए, और कांस्टेंट भी 0 बनना चाहिए, तब जाके आइडेंटिटी बनेगा। तो देखो फिर एक्स प्लस 1 का स्क्वायर कर लो, कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये बन जाएगा प्लस 2x, और ये बन जाएगा प्लस 1, और यहाँ पे कितना है, माइनस एक्स स्क्वायर है, माइनस 2x हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 1 और इक्वल 0। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, तो 1 माइनस 1 और इंटू हो जाएगा एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ पे 2x है, माइनस 2x है, इसमें से कितना कॉमन लेना पड़ेगा, आपको x कॉमन लेना पड़ेगा, तो 2 माइनस 2 बच गया, और ये 1 माइनस 1 बच गया, 1 माइनस 1 और इक्वल 0 हो गया। तो देख लो अभी ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, 0, एक्स का कोएफिशिएंट कितना हो गया, 0, और कांस्टेंट भी कितना हो गया, 0 ना। इसलिए क्या क्या बन गया, ये बन गया आइडेंटिटी। बराबर है क्या। हमने यहाँ पे किसके बारे में डिस्कस किया था, ये लीनियर के बारे में। अब अगर क्वाड्रेटिक भी होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्वाड्रेटिक भी अगर है, चलो ये वाला ले लेते हैं, ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स प्लस हो जाएगा सी और इक्वल 0। ठीक है ना, अगर ये क्या होता है, आइडेंटिटी होता है, अगर ये आइडेंटिटी होता है, इसका मतलब क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी का मतलब क्या होना चाहिए कि इसके रूट्स जो है कितने आना चाहिए, 2 से ज़्यादा आना चाहिए। 2 से ज़्यादा क्यों, इनफाइनाइट बोल रहे हैं ना हम लोग,
इनफाइनाइट का मतलब कितना, इसमें तो कुछ भी रख सकते हैं। रूट का मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू अगर मैं इसके अंदर कुछ भी रख दूं और इसको अगर सेटिस्फाइड कर लेता है तो इसका मतलब क्या आना चाहिए, एक्स इक्वल टू अल्फा इसका रूट है। ठीक है, तो ये जो अगर आइडेंटिटी होगी तो इसका मतलब ऐसे अल्फा कितना लिख सकता हूँ मैं, अल्फा ऐसे कितनी रख सकता हूँ मैं, इनफाइनाइट, कुछ भी रख दो ये हमेशा सेटिस्फाइड करेगा। तो इसका मतलब इसके रूट्स कितने हो गए, इसके रूट्स तो हो गए इनफाइनाइट। समझ में आ रहा है आपको, इनफाइनाइट हो गए। समझ में आ रहा है आपको बात, ये चीज़। और अभी अभी हमने ये बोला था कि यहाँ पे एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल जीरो, अगर ये कोई इक्वेशन है तो इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स कितने आ सकते हैं, डिग्री ऑफ इक्वेशन के बराबर, डिग्री ऑफ इक्वेशन के बराबर ही आ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं आ सकते। ठीक है, और यहाँ पे तो बोल रहे कि इनफाइनाइट रूट्स आना चाहिए, जबकि इसकी डिग्री टू ही है। अगर इसकी डिग्री टू है तो इसके रूट्स भी टू आना चाहिए, इनफाइनाइट कैसे आ सकता है, कोई भी नंबर कैसे आ सकता है। ठीक है, लेकिन आप इसमें ये बोल रहे हो कि इसको मैं इक्वेशन बोल रहा हूँ, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो, ये है इक्वेशन। इक्वेशन के अंदर कुछ ही वैल्यू को सेटिस्फाइड करता है वो एक्सप्रेशन। ठीक है, इसका मतलब अगर इक्वेशन में और आइडेंटिटी में अगर मुझे फर्क समझना है तो ये प्रॉपर्टी को देखना पड़ेगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स इसके कितने हैं। अगर उसकी डिग्री के बराबर है, डिग्री के बराबर है तो वो क्या होगा, इक्वेशन होगा। अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स अगर डिग्री से एक से भी अगर ज़्यादा होता है, एक भी डिग्री से ज़्यादा, मतलब ये इसकी डिग्री कितना है, तीन है, और मैंने बता दिया कि इसके रूट्स जो है चार आ गए, डिग्री कितना है इसकी, तीन है, और मैंने प्रूफ कर दिया कि इसके रूट जो है चार आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये आइडेंटिटी बन जाएगा। ठीक है, मतलब डिग्री के एक भी ज़्यादा अगर मैंने रूट बोल दिया उसका, इसका मतलब उसके जो रूट्स होंगे वो इन्फाइनाइटी होंगे। ऐसा नहीं होगा कि मतलब कोई क्यूबिक इक्वेशन है उसके चार रूट्स आएंगे या पांच रूट्स आएंगे, ऐसा नहीं होगा। अगर रूट्स आ सकते तो मैक्सिमम उसकी डिग्री तक आ सकते हैं, उसके ऊपर आ गया मतलब अभी वो आइडेंटिटी बन गया, और उसके जो रूट्स आएंगे वो इनफाइनिटी आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वही वही उन्होंने वही लिखा है, इफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज सेटिस्फाइड बाय मोर देन टू रूट्स, मोर देन टू रूट्स मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके तो दो रूट्स आना चाहिए था, क्योंकि डिग्री टू होती है तो दो रूट्स आना चाहिए था। लेकिन लेकिन उसने कितना बोला कि अगर दो से ज़्यादा अगर रूट्स होते हैं, दो से ज़्यादा रूट्स हो गए मतलब क्या, ये तो आइडेंटिटी बन गया। आइडेंटिटी में कितने रूट्स होते हैं, दो से ज़्यादा मतलब क्या, दो से ज़्यादा मतलब तीन चार नहीं, अभी इन्फाइनिटी रूट होंगे हमेशा। हर एक पॉइंट, हर एक जो वैल्यू है एक्स का वो है, इसको सेटिस्फाई करेगा। और उसके लिए ए की वैल्यू जीरो, बी की वैल्यू जीरो और सी की वैल्यू जीरो होना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा होता है तभी जब क्या हो जाएगा कि ये बन जाएगा आइडेंटिटी। मतलब क्या क्या, ए की वैल्यू जीरो होना चाहिए, ये जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो ये जीरो हो गया, एंड इसके बीच में एंड है, हाँ, बी भी जीरो होना चाहिए एंड सी भी जीरो होना चाहिए। तीनों के तीनों नंबर्स जीरो होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये जीरो नहीं है तब जाके ये तीनों में से अगर एक भी अगर नॉन जीरो होगा तो ये आइडेंटिटी नहीं बनेगा। तीनों के तीनों नंबर्स एक साथ जीरो होना ज़रूरी है। और अगर किसी सॉल्यूशन सॉल्व कर रहे हो, मतलब यहाँ पे अगर कोई एक्सप्रेशन है इसका सॉल्यूशन निकाल रहे हो, इसका सॉल्यूशन निकाल रहे हो, इसका सॉल्यूशन निकाल रहे हो, तो दोनों के बीच में कैसा एंड है। और हम लोग बचपन से बोलते आ रहे हैं अभी कि एंड का मतलब क्या होता है कि इंटरसेक्शन होता है। समझ में आ रहा है क्या, ठीक है ना। तो इसका मतलब इधर का जो भी सॉल्यूशन आएगा, इसका जो भी सॉल्यूशन आएगा, इसका जो भी सॉल्यूशन आएगा, सबका इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। मुझे लगता है कि आपको आइडेंटिटी में कोई दिक्कत नहीं आएगी अभी। चलो एक आध प्रॉब्लम अगर है तो देख लेते हैं इसमें। देखो यहाँ पे फाइंड द वैल्यूज ऑफ ये इफ, जो इक्वेशन है ये स्क्वायर माइनस थ्री ए प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस मॉड ए माइनस वन एक्स ए स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस फोर इक्वल जीरो गिव्स मोर देन टू रूट्स। इक्वेशन ऑफ थ्योरी क्या बोलती है, अगर डिग्री जो है मतलब नंबर ऑफ रूट जो आएंगे, इक्वेशन के नंबर ऑफ रूट्स कितने आना चाहिए, नंबर ऑफ रूट्स इक्वेशन के कितना आना चाहिए, वो उसके डिग्री के बराबर होना चाहिए, डिग्री के बराबर, डिग्री ऑफ इक्वेशन इसके बराबर तो होना चाहिए या फिर कम तो होना चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसा ऐसा, हाँ, इक्वल्स तो बराबर इसके इक्वल तो आ जाएगा या फिर उससे कम आ जाना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं आ सकते, डिग्री से ज़्यादा नहीं आ सकते। ठीक है, तो देखो इस, क्योंकि कभी कभी तो क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स एक भी आ सकता है, जीरो भी आ सकते हैं ना। अगर इमेजिनरी रूट्स आए तो उसमें तो जीरो होगा, मतलब ये नंबर ऑफ रूट्स इस डिग्री से कम आ सकते हैं लेकिन डिग्री से ज़्यादा कभी भी नहीं आ सकते। देख लो यहाँ पे क्या लिखा है फिर इन्होंने कि इसके जो रूट्स है वो मोर देन टू है ऐसा बोला, और इसका डिग्री कितना है, दो है। तो दो से अगर ज़्यादा रूट्स हो रहे हैं इसका मतलब कौन सी केस हो गई फिर, ये हो गई आइडेंटिटी वाली केस। ठीक है, ठीक है ना।
तो ये आइडेंटिटी वाला केस हो गया। आइडेंटिटी में क्या होता है कि एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है, एक्स का जो कोएफिशिएंट है और कांस्टेंट जो है सब के सब जीरो होना चाहिए, बराबर है क्या। यहीं पे बोल दिया उन्होंने आइडेंटिटी है, समझ में आ रहा है कि आपको मोर देन टू रूट्स, क्योंकि इसकी डिग्री टू है, इसके मैक्सिमम रूट्स तो टू होना चाहिए अगर इक्वेशन था तो। अगर ये इक्वेशन नहीं है इसका मतलब इसके रूट्स क्या होना चाहिए, दो से ज़्यादा। दो से ज़्यादा मतलब इन्फाइनिटी होंगे अभी। ये दो से ज़्यादा बोलने दो या फिर तीन बोलने दो या चार बोलने दो, सबकी मीनिंग एक ही है, ये आइडेंटिटी बनना चाहिए, क्योंकि डिग्री से ज़्यादा रूट्स हो गए मतलब आइडेंटिटी, बस ऐसा ना। तो कैसे निकालेंगे कंडीशन, तो देखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, ए स्क्वायर माइनस कितना 3a प्लस हो जाएगा 2 और इसकी वैल्यू आना चाहिए 0। एक तो ये कंडीशन, एंड एक्स का जो कोएफिशिएंट है कितना है, मॉड ऑफ ए माइनस 1, इसका भी वैल्यू 0 होना चाहिए। एंड लास्ट वाली केस में कौन सा, ए स्क्वायर माइनस 5a और हो जाएगा कितना +4 और इक्वल्स टू 0। सही है, तो सॉल्व कर लो इसके बीच में। तो इसको जब सॉल्व कर लिया तो 2 और 1 ये फैक्टर बन गए, माइनस और माइनस ले लो तो फैक्टर क्या बन गए, ये -1 और ये बन जाएगा दूसरा ये -2 और इसका आंसर कितना आ गया 0। तो सॉल्व कर लिया तो कितना आंसर आ जाएगा, ए की वैल्यू 1 या फिर 2। सही है, तो इधर से आ गए दो वैल्यूज़। यहाँ से मॉड ए की वैल्यू कितना आ जाएगा 1, ठीक है ना। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितना आ जाएगी +और -1, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितना आ गई, एक बार +1 एक बार -1, तो यहाँ से दो वैल्यूज आ गए। इसके बाद ये 4 के फैक्टर बना दिया, -4 -1, इसका मतलब फैक्टर क्या बन गए, ये -1 और ये -4 और इक्वल्स कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितना आ जाएगी 1 और ये 4, तो ये आ गए, ठीक है। तो कितनी हो गई ए की वैल्यूज़, इधर से 1 2, इधर से 1 और -1 और इधर से 1 एंड 4, इतने वैल्यूज़ हो गए ए के, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो फिर ए की वैल्यूज़, ठीक है ना। तो ए की वैल्यूज़ कितनी आ गई, ठीक है। तो सोचो एक बार फिर से, क्या ए की वैल्यू 1 और 2 चलेगा क्या, दोनों भी चलेगा क्या, देख लो। क्योंकि हमने क्या बोला है कि ये जीरो होने के साथ साथ ये भी जीरो होना चाहिए और ये भी जीरो होना चाहिए, सही है ना। तो यहाँ पे जब ए की वैल्यू 1 रखोगे तो ये तो जीरो होगा, ये भी जीरो होगा और ये भी जीरो होगा। लेकिन 2 के लिए सिर्फ यही जीरो होगा, ये जीरो नहीं होगा, 2 - 1 तो 1 बन जाएगा ना। इसका मतलब ये हुआ कि 2 को हमको रिजेक्ट करना पड़ेगा, 2 नहीं चलेगा। सिमिलरली यहाँ पे -1 नहीं चलेगा, यहाँ सिमिलरली यहाँ पे 4 नहीं चलेगा, बराबर क्या। और ऑलरेडी हमने बोला था कि एंड लिखा था यहाँ पे, एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। तो इस तीनों सॉल्यूशंस में जो कॉमन सॉल्यूशन है वो लेना पड़ेगा। तो ये की वैल्यू कितना 1, बस ये की वैल्यू 1 के लिए ये क्या बन जाएगा, इक्वेशन जो है आइडेंटिटी बन जाएगा, क्योंकि ये की वैल्यू 1 के लिए इसके जो कोएफिशिएंट से क्या बन रहे, 0 बन रहे थे। सही समझ में आ रहा है क्या, इसे पूरे वैल्यू नहीं ले लो, हाँ। इसके बीच में इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा ताकि ये जीरो होने के साथ साथ ये भी जीरो होना ज़रूरी है। तो ये दोनों साइमल्टेनियसली जीरो किसके लिए हो रहे, 1 के लिए हो रहे, ये -1 के लिए नहीं हो रहा, ये 2 के लिए नहीं हो रहा, सही है ना। तो जो कॉमन वैल्यूज है वो लेना पड़ेगा, ओके, ठीक है। कुछ इसके नोट्स देख लेते हैं, ये आप लोग लिखने की कोशिश करो, हाँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मेट होता है कैसे होता है, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो होता है और उसमें ए की वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अगर ए की वैल्यू जीरो हो गई तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बचेगा नहीं, मतलब डिग्री 2 बचेगा ही नहीं वैसे भी, ठीक है। तो ए की वैल्यू अगर जीरो नहीं है तब जाके क्या क्वाड्रेटिक होगा, और अगर ए की वैल्यू जीरो होती तो ये लीनियर बन जाएगा, ठीक है ना। ओके, मैक्सिमम रूट जो होंगे इसके कितने हैं, कितने बनेंगे, जितनी डिग्री है इसकी, कितनी डिग्री है 2, तो 2 रूट्स बनेंगे इसकी मैक्सिमम, सही है ना। मिनिमम कितने बन सकते हैं, जीरो। जीरो मतलब क्या, इमेजिनरी रूट्स, दोनों के दोनों इमेजिनरी रूट्स। शायद ये हमने इनइक्वालिटी में पढ़ भी लिया है। तो क्या होगा, जब जीरो रूट का मतलब कितना होगा, रूट का मतलब कितना होता है, कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करता है उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज होते हैं क्या होते हैं, उसके रूट्स होते हैं, सही है ना। अगर ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ये वाला और ये वाला क्या होगा, इसके रूट्स होंगे, ये अल्फा और ये बीटा, सही है ना। अब ये जो है दो रूट्स होंगे इस वाले केस में। अब दूसरी केस कौन सी पॉसिबल है, दूसरी जब कोई मतलब एक रूट वाली भी केस पॉसिबल है, कैसे, जब ग्राफ जो है इसको टच करके आगे चला जाएगा ना, ऊपर टच करके ऊपर चला गया, इसका मतलब यहाँ पे तो एक ही बार रूट दे दिया ना, तो एक भी रूट पॉसिबल है। या फिर एक और केस पॉसिबल है, कौन सी, इमेजिनरी रूट्स वाली, कैसे, जब ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को कट करे ही नहीं, ऊपर से पास करे, ठीक है ना, तो इसमें तो एक भी रूट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये कौन सा एक्स एक्सिस है, ये भी एक्स एक्सिस है, ठीक है ना। तो इसके लिए कंडीशन क्या क्या था, ये कब था, ये जब डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होती है तब जाके क्या होगा कि इसके दो डिफरेंट रूट्स आएंगे।
अब डी की वैल्यू कितना होती है, जीरो अगर होती है तो इसका मतलब क्या आना चाहिए, इसके दो इक्वल रूट्स आना चाहिए या फिर एक की रूट आएगा। और जब डी की वैल्यू कितना होती है, लेस देन जीरो होती है, तो इसका मतलब क्या आना चाहिए कि इसके कोई रूट्स नहीं आएंगे। ठीक है, ये तो हम लोग और डिटेल में पढ़ने वाले आगे, बस अभी मैं इतना बोल रहा हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम रूट्स होंगे दो, और एक भी हो सकता है या फिर जीरो भी हो सकती है। जीरो का मतलब कितना होता है कि दो रूट्स तो वहाँ पे एग्जिस्ट है लेकिन इमेजिनरी है, इसलिए हम लोग उसका लोकेशन हम लोग बोल नहीं सकते। ठीक है ना। ओके, अब कुछ स्पेशल टाइप के क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख लेते हैं। अगर सी की वैल्यू जीरो होती है, मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर ये सी है ही नहीं, बी तो नॉन जीरो है, इसमें इसको तो जीरो नहीं करेंगे हम लोग। अगर सी की वैल्यू जीरो होती है तो इक्वेशन कैसा बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल जीरो। ये वही लिखा है इसको। ठीक है ना। ये इस इक्वेशन को बोलते हैं एड इफेक्टेड इक्वेशन। इसके नाम की कोई ज़रूरत नहीं है वैसे, बस सी की वैल्यू अगर जीरो होती है तो हमको क्या करना है कि इसके जो रूट्स का नेचर होता है कैसे होता है वो देख लो। देखो, इसमें से एक्स बाहर निकाल सकते हैं, तो एक्स जब बाहर निकल गया तो ए एक्स प्लस बी इक्वल्स हो जाएगा जीरो। सही है ना। तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू जीरो, एक एक रूट होगा, और दूसरा रूट क्या होना चाहिए, माइनस बी अपॉन ए। तो ये दो रूट्स इसके मिल गए अपने को। ठीक है, इसका मतलब इसका जो ये एक रूट है वो हमेशा कितना रहेगा, जीरो रहेगा, और दूसरा रूट जो होगा माइनस बी बाई ए रहेगा। तो सॉल्व करने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है। ठीक, सीधा सीधा एक रूट जीरो कर दो, एक माइनस बी बाई ए कर दो। तो सी की वैल्यू जीरो अगर हो जाती है तो इसको बोलते हैं इस टाइप का इक्वेशन। ठीक है। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है वैसे। अगर बी की वैल्यू जीरो होती है तो बी की वैल्यू जीरो होती है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, अच्छा इसका ग्राफिकल मतलब क्या होगा इसका, अगर ये रूट अगर जीरो है इसका मतलब क्या होगा कि हमेशा ही किससे पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा ये ग्राफ। ये हमेशा कहाँ से पास करना चाहिए, ओरिजिन से। मतलब क्या कि ये जो है एक पॉइंट तो यही रहेगा, बाकी दूसरा जो है कहीं पे भी हो सकता है, निगेटिव साइड पे भी हो सकता है या पॉजिटिव साइड पे हो सकता है। तो ये होगा दूसरा रूट कौन सा, माइनस बी अपॉन ए, लेकिन एक रूट जो होगा वो हमेशा ही जीरो होगा। सही है। ओके, सेकेंड टाइप का, अगर बी की वैल्यू जीरो है तो इसका मतलब इक्वेशन कैसा बन जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस सी और इक्वल्स हो जाएगा जीरो, इस टाइप का इक्वेशन बन जाएगा। अब इस इक्वेशन को बोलते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्योरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलो या फिर प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल लो। ये नाम का भी काफ़ी बार आपको दिखाई देगा हर एक चैप्टर में। तो ये आप अच्छे से याद रख लो कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब ये होता है कि उसमें क्या नहीं होना चाहिए, बी की वैल्यू अब्सेंट होना चाहिए, मतलब बी जो है जीरो होना चाहिए, मतलब एक्स का जो टर्म है वो रहना ही नहीं चाहिए। तो इक्वेशन कैसा बनेगा फिर, ये एक्स स्क्वेयर प्लस सी और इक्वल्स हो जाएगा जीरो। तो यहाँ से जब एक्स की वैल्यू निकालेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ हो जाएगा सी अपॉन ए, प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ हो जाएगा सी अपॉन ये हो जाएगा इसके रूट्स। सही है। तो यहाँ पे प्लस और माइनस दिख रहा है आपको, इसका मतलब ये हुआ कि एक रूट अगर अंडर रूट ऑफ सी बाई ये है तो दूसरा क्या होना चाहिए, माइनस अंडर रूट ऑफ सी बाई ये होना चाहिए, माइनस अंडर रूट ऑफ सी बाई ये होना चाहिए। अब यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि जो रूट्स है वो सिमेट्रिक है किससे, ओरिजिन से। सिमेट्रिक है ओरिजिन से, क्यों, क्योंकि अगर ये रूट अगर इधर है, कितने डिस्टेंस के ऊपर, ओरिजिन से लेकर मान लेता हूँ कितना है, ये वैल्यू अगर कितना है, रूट सी अपॉन ये है, तो उतना ही डिस्टेंस पीछे कौन सा होना चाहिए, दूसरा रूट होना चाहिए ना ये। तो अंडर रूट ऑफ हो जाएगा सी अपॉन ये। सही है। तो इसका मतलब ये ग्राफ जो होगा हमारा इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट से पास करेगा, और इस दोनों पॉइंट से अगर पास कर रहा है और इस सिमेट्रिक अगर ग्राफ होता है तो इसका मतलब क्या आना चाहिए कि इसका जो वर्टेक्स है वो हमेशा ही वाई एक्सिस के ऊपर आना चाहिए, और ये केस भी हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसका जो वर्टेक्स है कहाँ पे आएगा, ये वाई एक्सिस के ऊपर आएगा। इसलिए क्या होता है कि बी की वैल्यू जीरो होती है। ठीक है ना, जिसका जिसका वर्टेक्स वाई एक्सिस के ऊपर आ जाता है उस सारे इक्वेशन का बी की वैल्यू जीरो होती है, और इसको बोलते हैं हम लोग प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसके दो रूट्स मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम रहेंगे लेकिन साइन से डिफरेंट रहेंगे। सही है। ओके, अगर बी की वैल्यू जीरो होती है और सी की वैल्यू जीरो होती है तो इसमें तो बस, अब इक्वेशन कैसा बनेगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर इक्वल जीरो बन जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल जीरो बन गया। अब इस वाले केस के जो अगर रूट्स निकाल देना है तो फिर से वही बात हो गई, एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो हो गया, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल जीरो लिखा है, तो दो रूट एग्जिस्ट है क्योंकि डिग्री दो है तो दो रूट से इक्वल एग्जिस्ट होना चाहिए। और दो रूट कौन से होंगे, एक्स इंटू एक्स ऐसा लिखा हुआ है तो एक्स इक्वल जीरो और एक्स इक्वल जीरो, तो दोनों के दोनों रूट्स कैसे होंगे, जीरो होंगे, इक्वल रूट्स आएंगे इसके भी। सही है। ओके, अब ये जो फोर्थ वाला है ये अभी अभी हमने डिस्कस कर चुके हैं आइडेंटिटी के लिए। ठीक है, अगर ए की वैल्यू जीरो है, बी की वैल्यू जीरो है और सी की वैल्यू जीरो है, मतलब इसके जो तीनों कोएफिशिएंट्स जो है अगर वो जीरो होते हैं, किसके, किसकी बात चल रही है, इस इक्वेशन की, ए एक्स स्क्वायर
प्लस बी एक्स और प्लस सी, इस इक्वेशन की बात चल रही है। और इसमें ए की वैल्यू जीरो है, बी की वैल्यू जीरो है और सी की वैल्यू जीरो है। इसका मतलब ये नंबर तो जीरो ही हो गया ना। तो जीरो इंटू एक्स स्क्वायर, जीरो इंटू एक्स और जीरो। अब एक्स की वैल्यू कुछ भी रख दो, ये हमेशा सेटिस्फाइड करने वाला है, क्योंकि जीरो इंटू कुछ भी, जीरो इंटू कुछ भी और ये जीरो, तीनों की एडिशन तो जीरो ही होने वाली है। तो इसका मतलब जो इक्वेशन है ये एक्चुअली सॉल्व किसको करेगा या सेटिस्फाइड किसको करेगा, पूरे रियल नंबर्स को सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है, तो इसको लिए इसके लिए क्या बोलते हैं हम, इसको आइडेंटिटी बोलते हैं। ठीक है ना। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत आती है वैसे कि यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला है हमने, तो एक वैल्यू तो जीरो नहीं बोला। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो है, इसमें एक वैल्यू तो जीरो नहीं बोला हमने, और यहाँ पे तो जीरो कर दिया। ठीक है ना, ये इक्वल टू जीरो कर दिया। ठीक है, तो ये चीज़ अलग है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात चल रही है। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ये की वैल्यू जीरो होना ही नहीं चाहिए। अगर एक वैल्यू जीरो हो गया ना तो ये क्वाड्रेटिक बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि लीनियर बन जाएगा, नहीं तो टर्म एब्सेंट रहेगी तो बी एक्स प्लस सी हो जाएगा। तो बी एक्स प्लस सी को तो लीनियर बोलेंगे, क्वाड्रेटिक थोड़ी बोलेंगे। ठीक है, और जब इसकी बात चल रही है ना यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोला, इसको हमने क्या बोला, सिर्फ इक्वेशन बोला। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, ये इक्वेशन है। अगर इसके नंबर ऑफ रूट जो है अगर दो से ज़्यादा है तो इसका डिग्री कितना है, दो था। और दो से ज़्यादा रूट्स मतलब क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी बनना चाहिए। तो आइडेंटिटी बन गया, इसका मतलब कितना आना चाहिए इसमें, ए की वैल्यू जीरो, बी की वैल्यू जीरो और सी की वैल्यू जीरो होना चाहिए। क्लियर है क्या ये चीज़। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके दो ही रूट्स आएंगे। अगर ये आइडेंटिटी है इसका मतलब बी की वैल्यू जीरो होना चाहिए, और उस वाले केस में आइडेंटिटी नहीं, क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा ये। ठीक है, अब यहाँ पे जो नोट लिखा है ये पढ़ लिया क्या, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन टू रूट्स, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो से ज़्यादा रूट्स होने का सवाल ही नहीं बनता है ना, क्योंकि नंबर इक्वेशन के जो नंबर ऑफ रूट्स होते हैं उसके डिग्री के ज़्यादा कभी भी नहीं आते हैं। अगर हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला तो इसका मतलब ये अभी रिस्ट्रिक्शन आ गया कि एक वैल्यू नॉन जीरो होगी। लेकिन जब आइडेंटिटी बोल दिया तो इसका मतलब डेफिनेटली इसके जो कोएफिशिएंट्स है वो तो जीरो ही होने वाला है। ठीक है ना, तो इसका मतलब उसको इक्वेशन भी नहीं बोलेंगे, फिर हम लोग आइडेंटिटी बोलेंगे। ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वेशन होता है, ये आइडेंटिटी तो कुछ भी हो सकती है। ठीक है, ओके, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये की वैल्यू अगर वन होती है तो इस टाइप के इक्वेशन बहुत बार देखेंगे आपको, मतलब एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो वन है और कुछ तो भी एक्स का कोएफिशिएंट है और कुछ कांस्टेंट है, इस टाइप के इक्वेशन बहुत बार देखेंगे। इसको बोलते हैं हम लोग मोनिक इक्वेशन। मोनिक का मतलब समझ में आता है, मोनो मतलब समझ में आता होगा, केमिस्ट्री में शायद मोनो वर्ड आया होगा, मोनो का मतलब होता है वन। ठीक है ना, तो मोनिक इक्वेशन का मतलब क्या होगा, फिर एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो होता है वन। ठीक है ना, तो बस इतना ही इसका मीनिंग है। इसके जो रूट्स आते हैं कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आएंगे। क्यों, क्योंकि जब इसके फैक्टर बनाएंगे हम लोग, ये सी के फैक्टर बनाएंगे तो एडिशन सब्ट्रैक्शन कितना आना चाहिए, ये बीच वाला टर्म लेना लेना पड़ेगा। ठीक है ना, तो उसका मतलब कॉमन ले लेंगे तो क्या शायद आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं वैसे, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होगा डिवाइड बाय टू होगा ना, ये तो आ भी सकता है, छोड़ो इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं वैसे, और इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है। बस मोनिक इक्वेशन होता है और ये नाम भी उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन कभी कभी अगर मोनिक अगर इक्वेशन टर्म अगर यूज़ होती है तो इसका मतलब बाय डिफ़ॉल्ट एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट उसने बोल दिया कितना होगा, वन होगा, ये आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये बस ये वर्ड इसीलिए यूज़ किया जाता है कि इसमें से एक आध वैल्यू आपको बताने के लिए। जैसे कि अगर प्योर इक्वेशन बोला, प्योरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला, तो इसका मतलब बाय डिफ़ॉल्ट उसने बी की वैल्यू दे दिया, बी कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अगर मोनिक इक्वेशन बोला तो इसका मतलब बाय डिफ़ॉल्ट उसने एक वैल्यू दे दिया, कितना होना चाहिए, एक वैल्यू वन होना चाहिए ऐसे। तो आपके इसके पीछे का जो लॉजिक है पता होना चाहिए। ठीक है ना, ओके। अब ये सिक्स्थ वाला, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो, अगर ऐसा कोई इक्वेशन है, इक्वेशन में बोल रहा हूँ, इक्वेशन बोल रहा हूँ, तो अब एक वैल्यू जीरो हो सकती है। जब एक वैल्यू जीरो अगर होगी तो इसका जो एक रूट होगा ना ये इन्फिनिटी होगा। अगर ए की वैल्यू जीरो होगी तो इसका मतलब इसका एक रूट इन्फिनिटी होगा। अब ए की वैल्यू जीरो इसके अंदर रख दिया तो एक्स कितना आएगा दूसरा रूट, तो इसमें तो जीरो हो गया ये, तो होगा ये माइनस सी अपॉन बी, ये दूसरा होगा, एक रूट होगा इन्फिनिटी और दूसरा रूट होगा माइनस सी अपॉन बी। अब इन्फिनिटी तो कोई रियल नंबर है नहीं, इन्फिनिटी तो कोई रियल नंबर नहीं है। ठीक है ना, अब इन्फिनिटी अगर रियल नंबर नहीं है तो बस ये इन्फिनिटी मतलब जो सबसे बड़ा नंबर है वो आएगा, ऐसा मान के चलो। ठीक है, रियल नंबर नहीं है, रियल नंबर के बाहर का नंबर आएगा। कब, जब ए की वैल्यू जीरो होती है। तो ये शायद आपको अभी क्लियर नहीं हो रहा है तो इसको ज़्यादा सोचो नहीं, हम लोग इसको आगे डिटेल में देख लेंगे। ठीक है ना, ये इन्फिनिटी का जो भी चीज़ है हम लोग देख लेंगे। अच्छा, ये एक चीज़ तो हम लोग ऐसे भी कर सकते थे इसको, क्योंकि क्वाड्रेटिक अगर इक्वेशन ये क्वाड्रेटिक मान के चलते पहले, तो इसके रूट्स कितने बनेंगे, माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस हो जाएगा फोर ए सी
और डिवाइडेड बाय होगा 2 टाइम्स ए। सही है। तो यहाँ से इसका रूट आना चाहिए। अगर ए की वैल्यू जीरो है तो ए की वैल्यू जीरो है तो इसका मतलब कितना आना चाहिए, देख लो। ये ऊपर तो ये बी है, बी तो नॉन जीरो है, ये जीरो होगा, लेकिन यहाँ पे बी है कुछ ना कुछ, ठीक है ना। और नीचे कितना आ गया, नीचे आ गया जीरो। सही है ना, ए की वैल्यू जीरो है तो इसका मतलब नीचे अगर जीरो है, नीचे अगर जीरो है, अगर ऊपर भी जीरो होता है तो शायद आपने लीनियर इक्वेशन देख लिया ना हमने। तो लीनियर इक्वेशन सिस्टम में जीरो बाय जीरो का तो आंसर इनफाइनाइट आ जाता है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कुछ भी आ सकता है। इसके मल्टीपल में अगर मैं टू भी लिख दूँ तो भी जीरो बाय जीरो का फॉर्मेट है, थ्री भी लिख दूँ तो भी जीरो बाय जीरो का फॉर्मेट है, क्योंकि जीरो इंटू थ्री तो जीरो ही होगा ना। तो यहाँ पे मल्टीपल में कुछ भी नंबर ले सकता हूँ, इसका इस नंबर का इफेक्ट इस जीरो की वजह से छिप जाएगा, ठीक है ना। तो जीरो बाय जीरो का अगर केस है तो उसका तो आंसर कुछ अलग आएगा, ठीक है। लेकिन अगर ऊपर कोई फिक्स नंबर है, मान लेता हूँ ऊपर सिर्फ के है और नीचे अगर जीरो आता है, तो ये तो हमेशा ही क्या आता है, इन्फिनिटी आ जाता है, ठीक है ना। ये तो मतलब अनडिफाइंड बन जाएगा वैसे ये। तो इस टाइप में जब ए की वैल्यू जीरो होगी ना, तो देख लो तो क्या होगा कि ये जीरो होगा, ये जीरो हो गया, तो इसका आंसर कितना आएगा, रूट ऑफ बी कितना, बी स्क्वायर कितना आएगा, बी आएगा। तो एक माइनस बी प्लस और माइनस बी बन गया। अब ये माइनस बी प्लस बी तो जीरो होगा ना, माइनस बी और प्लस बी तो जीरो होगा। सही है क्या। तो ये जीरो बाय जीरो का फॉर्मेट बन जाएगा। उस वाले केस में तो आंसर एक दूसरा आ जाएगा, कौन सा, सी बाई बी। एक आंसर कौन सा आ जाएगा, सी बाई बी। फिर से मैं बोल रहा हूँ, या अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग आगे जब लिमिट वगैरह पढ़ेंगे तो ये आपको उस टाइम पे बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना सोचो कि ये की वैल्यू अगर जीरो हो रही है तो इसका मतलब यहाँ पे आंसर जीरो आ गया। तो समथिंग डिवाइड बाई जीरो, तो आंसर कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा इन्फिनिटी। और दूसरा जब ये की वैल्यू जीरो यहाँ पे रख दिया तो दूसरा आ जाएगा माइनस सी बाई बी, ठीक है। आगे चल के हम लोग जो ये सिम्टोट्स पढ़ने वाले हैं तो उसमें शायद ये जो है कंसेप्ट यूज़ होगा, तो उसमें हम लोग डिटेल में देख लेंगे, ठीक है ना। ओके, ए की वैल्यू जीरो हो गई, बी की वैल्यू जीरो हो गई, तो जब ए की वैल्यू जीरो होगी तो इसका मतलब एक रूट क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया। तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, माइनस सी अपॉन बी होगा। सही है। अब ए की वैल्यू जीरो है, इसका मतलब कितना होगा, एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी हो गई, एक एक एक्स जो होगा इन्फिनिटी होगा। अब बी की वैल्यू भी जीरो होगी तो ये भी जब जीरो रखेंगे तो कांस्टेंट डिवाइड बाय जीरो क्या बन जाएगा, उसका भी एक और रूट इन्फिनिटी होगा ना। सही है क्या। इसका मतलब अगर दो वैल्यू अगर ए एंड बी अगर जीरो होते हैं, ए एंड बी अगर जीरो होते हैं, तो इसका मतलब इसके इस इक्वेशन के ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के दोनों रूट्स क्या होना चाहिए, इन्फिनिटी होना चाहिए। क्यों, क्योंकि जब ये कांस्टेंट इक्वल्स टू जीरो बन जाएगा ना, ये कांस्टेंट इक्वल्स जीरो बन जाएगा। कांस्टेंट इक्वल जीरो तो ऐसा कोई रियल नंबर तो है नहीं इसको सेटिस्फाइड करने वाला, क्योंकि ये तो जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, तो इधर से कांस्टेंट बन गया, इधर से तो जीरो बन गया। तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करने वाला कोई रियल नंबर तो एग्जिस्ट नहीं है। तो इसका मतलब ये एक जो होगा वो बहुत ही बड़ा नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो फिर से ये दो चीज़ों की अभी ज़रूरत नहीं है हमको, जब भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी मैं इसके बारे में उस टाइप का मतलब उस एग्जाम्पल के हिसाब से मैं इसको और डिटेल में बोल दूंगा। अभी के लिए बस अगर ये भी समझ में आता है कि ये नीचे नीचे आ रहा है इसलिए जीरो हो रहा है, इसलिए इन्फिनिटी हो रहा है, ये सोचो यहाँ पे इक्वल जीरो है इसलिए एक इन्फिनिटी रूट आ रहा था, और ये एक्स की वैल्यू दूसरी कौन सी थी, सी बाई बी था, और बी की वैल्यू जीरो है इसलिए समथिंग डिवाइड बाई जीरो क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। इतना भी अगर सोच लिया तो भी काम सफिशिएंट है। ए की वैल्यू जीरो, बी की वैल्यू जीरो, इसका मतलब दोनों के दोनों रूट्स इन्फिनिटी, और अगर ए की वैल्यू जीरो होती है तो एक रूट इन्फिनिटी और दूसरा रूट होगा माइनस सी बाई बी, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस है यहाँ पे सॉल्व करने की बात है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो अपने बचपन से करते आ रहे होंगे, तो इसको और इसको और इसको और इसको आपको सॉल्व कर देना है, ठीक है ना। मेथड जो भी हो, कितने मेथड्स है मैं पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ, सॉल्व करने के मेथड्स कितने हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड्स कितने हैं। सबसे पहले तो हिट एंड ट्रायल, ठीक है ना। डायरेक्ट वैल्यू गेस करो ना कि एक्स वैल्यू वन इसको सेटिस्फाई कर रही है क्या, बिल्कुल कर रही है। वन प्लस थ्री कितना होगा, फोर, फोर माइनस फोर जीरो हो गया। तो एक तो हिट एंड ट्रायल कर सकते हो, दूसरा फैक्टराइजेशन कर सकते हो, फैक्टर्स बना सकते हो। कैसे फैक्टर्स बनाएंगे, तो ये होता है एक्स स्क्वेयर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री अगर है तो इस नंबर के फैक्टर बनाना होता है, जो कि एडिशन सब्ट्रैक्शन इस बीच वाला नंबर आ जाए, ठीक है। और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है पूरा, एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका और इसका प्रोडक्ट करना होता है, ठीक है ना। मतलब ए इंटू सी का प्रोडक्ट कर लो और इसके फैक्टर बना दो, इसके दो फैक्टर बनाना पड़ेगा और दोनों का एडिशन सब्ट्रैक्शन बीच वाला टर्म आ जाए, ठीक है। तो ये फैक्टर वाली मेथड। एक तीसरी मेथड कौन सी है, तीसरी मेथड है कंप्लीट स्क्वायर मेथड या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है ना। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ये शायद आपको मालूम होगा, अगर नहीं मालूम है तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, ठीक है। ये शायद आपको टेंथ में हो गया होगा
क्या करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर है माइनस होगा 4x और यहाँ पे आ गया +3 और इक्वस टू 0 है। क्या करना होता है कि इन दो टर्म्स को एक साइड पे रखो, कांस्टेंट को एक्स उधर लेके जाओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x और इधर से हो जाएगा -3। अब क्या करना होता है, इसको ये -b या फिर ये +b के स्क्वायर के टर्म में लिखना होता है। तो यहाँ पे कितना लिखा है, ये स्क्वायर तो लिखा हुआ है, 2 ये भी देख लो क्या है इसके अंदर, तो ए स्क्वायर मतलब कितना हो गया, एक्स का स्क्वायर हो गया, -2 को बाहर निकाल दिया और ये कोई बाहर निकाल दिया, ये क्या था, एक्स था। अब जो बच गया वो क्या है हमारा, बी है, सही है क्या। तो 4x था ना, तो 4x में से हमने कितना 2x बाहर निकाल दिया, तो क्या बच गया, 2 बच गया। तो हमको क्या चाहिए फिर, अभी बी स्क्वायर चाहिए, तो बी स्क्वायर यहाँ पे तो है नहीं, तो मैंने खुद से मेरे तरफ से इसमें 2 स्क्वायर ऐड कर दिया। अगर इसको ऐड कर दिया है तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, या फिर इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए दोनों तरफ कर दो तो भी चल जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक क्या बन गया, ये यहाँ से यहाँ तक बन गया ये x-2 इसका स्क्वायर, और इस साइड से कितना होगा 4 - 3 तो हो गया 1। अब x-2 का स्क्वायर इक्वस टू 1 है, तो x-2 की वैल्यू कितना आ जाएगी, +और -1। ये +और -1 क्यों आ रहा है, समझ में आ रहा है आपको, क्योंकि यहाँ पे x वेरिएबल है, तो इस वेरिएबल की वैल्यू अपने को कोई आइडिया नहीं है कितना आएगा, इसलिए प्लस और माइनस ले रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से x वैल्यू निकल जाएगी, जब +2 उधर चला जाएगा तो 2 + 1 तो हो जाएगा 3, 2 - 1 हो जाएगा 1, तो 3 और 1 ये इसके रूट्स होंगे। सही है, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड होगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग जा सकते हैं ग्राफिकल मेथड से। इसका डायरेक्ट डायरेक्ट ग्राफ निकालेंगे। ग्राफ निकालने के बाद चेक करेंगे कि एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है। ठीक है, तो ये ग्राफिकल मेथड से भी जा सकते हैं, और एक्स एक्सिस को जहाँ पे कट कर गया वो उसके रूट्स होंगे। और अगर ये चारों भी समझ में नहीं आ रहा है तो लास्ट में वो जो फार्मूला है ना, क्रांतिकारी फार्मूला बोल सकते हैं हम लोग उसको, वो भट्टा कौन सा कुछ पता नहीं किसका नाम था वो, लेकिन ये वाला ना, -b +और -√b² -4ac/2a। अब इस फॉर्मूले से आपको सारे टाइप के प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो मतलब जिसके रूट्स मिल भी रहे वो भी सॉल्व होगा, जिसके रूट्स मिल नहीं रहे वो भी सॉल्व होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी एक है। ओके, तो बस जो भी मेथड आपको इसमें से बेस्ट लग रही है ये यहाँ तक सॉल्व कर लो। ये जो फिफ्थ वाला है उसको कैसे सॉल्व करोगे, x/1 - x है, और यहाँ पे कितना है 1 - x/x है। अगर इसको t बोल दिया तुमने, मतलब किसको, ये भी आप लोगों को करना है या फिर मैं ही कर दूँ क्या, चलो मैं ही कर देता हूँ। ठीक है, क्या था इक्वेशन यहाँ पे लिख लूँ मैं, x/1 - x 1 - x/x 13/6। चलो कितना था ये, 1 - x/x, इसका है रूट प्लस √ऑफ था ये x/1 - x और इक्वल टू था ये 13/6। x/1 - x 1 - x/x और 13/6, सही है। ओके, अब क्या कर लेते हैं, इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे। सबसे पहले ये जो वेरिएबल है ना, ये जो रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी है इसको मैं बोल देता हूँ 1 - x/x को t बोल देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, ये तो 1/t है, तो इसका मतलब ये t है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/t, और ये कॉस्ट कितना हो जाएगा 13/6 हो जाएगा। सही है, तो कितना बन गया ये t² और होगा +1 और इक्वल्स हो जाएगा, इसको 6 से इधर मल्टीप्लाई कर लिया और 13t हो जाएगा। क्या 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 समझ में आ रहा है, t² +1 / t था, t को इधर ले गए 6 को इधर ले गए। ओके, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 6t² माइनस हो जाएगा 13 × t और होगा +6 और इक्वल्स टू 0। ये 6 और 6 के फैक्टर मतलब कितना, 6 और 6 कितना होगा 36, तो 36 के फैक्टर तो 9 × 4 बनेगा शायद, 9 चौक 36, सही ना। तो कितना हो गया फिर ये 6t² माइनस हो जाएगा 9t और होगा -4t और प्लस हो जाएगा 6 और इक्वल्स टू 0 होगा। तो इस दोनों में से कितना कॉमन निकलेगा 3t, तो यहाँ पे बच गया 2t - 3, और यहाँ से जब 2t कॉमन निकलेगा तो t - 3 मतलब 2t - 3, t नहीं निकलेगा, सिर्फ -2 निकलेगा। ठीक है, तो बना दो फैक्टर, कितने बन गए, तो एक फैक्टर तो बन जाएगा t इक्वल्स टू कितना 3/2, और दूसरा फैक्टर क्या बन जाएगा t इक्वल्स टू बन जाएगा 2/3। सही है क्या, देख लो यहाँ पे तो 3 था ना, तो 3t - 2 मतलब 2/3 होगा,
और 3/2 होगा, तो दो फैक्टर बन गए, 3/2 और 2/3। लेकिन टी कितना था, टी था √(x−1)/x, और इसके टी की वैल्यू कितना है, एक बार 3/2 ले लेते हैं तो स्क्वेयरिंग कर देंगे तो (x−1)/x कितना हो जाएगा, ये 9/4 हो जाएगा, 9/4। सही है, सॉल्व कर लो अब इसको, यहाँ से एक एक्स की वैल्यू निकलेगी, फिर दोबारा ये टी की वैल्यू 2/3 ले लेते हैं, वहाँ से एक एक्स की वैल्यू निकलेगी, तो कितना रहा निकाल दो फटाफट। देखो यहाँ से आ जाएगा 4x, माइनस हो जाएगा कितना 4, और इधर से आएगा 9x। सही है, तो ये 4x को जब इधर लेके आएंगे तो 5x हो जाएगा, 4x जब इधर लेके आएंगे तो 5x, तो x के लिए कितना आ जाएगी -4/5, ये हो जाएगा x की वैल्यू। फिर से दूसरा √(, कितना आ जाएगा (x−1)/x, किसके बराबर 2/3 के बराबर, स्क्वेयरिंग कर दिया इसका। सही है, स्क्वेयरिंग करने से कितना आएगा (x−1)/x इक्वल हो जाएगा कितना 4/9, तो मल्टीप्लाई कर लिया तो 9x माइनस हो जाएगा 9 और इक्वल हो जाएगा कितना 4x। सही है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 9/5, एक आएगा 9/5 और एक आएगा -4/5। ठीक है, क्या ये दो सॉल्यूशन इसके है क्या, ठीक है, अभी हमको पता नहीं है, क्यों, क्योंकि इसका डोमेन हमने देखा नहीं है। डोमेन मतलब क्या, जब वैल्यू इसके अंदर रखेंगे तो इसका रूट जो होगा, रूट के अंदर कोई निगेटिव वैल्यू नहीं आना चाहिए। सही है, तो 9/5 इसके अंदर रख दिया, तो देख लो 1 - 9/5 कितना होगा, निगेटिव, तो बस ये वैल्यू नहीं होगी इसकी, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। समझ में आ रहा है क्या, 9/5 जब इसमें रखेंगे तो रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, और रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं होती है। और यहाँ पे -5/4 रखेंगे तो देखो यहाँ पे -5/4 रख दिया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन नीचे माइनस आ जाएगा ना, ऊपर तो प्लस आएगा लेकिन नीचे वाला माइनस आ जाएगा, तो ये भी नहीं है फिर, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका कोई रियल सॉल्यूशन है नहीं। ठीक है, कोई भी रियल सॉल्यूशन है नहीं। ठीक, तो ऐसे करते जाना है, ये डोमेन वाला पार्ट हमेशा चेक करना पड़ेगा आपको। ओके, फाइंड नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब इस इक्वेशन के नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने आएंगे, इक्वेशन पता चल रहा है आपको कैसा है कि x-1 होल स्क्वायर x-2 होल स्क्वायर प्लस x-3 होल स्क्वायर है और इक्वल 0, ये इक्वेशन है। अब इसके मुझे क्या निकाल देना है, नंबर ऑफ रियल रूट्स निकाल देना है। देखो ये बात आपको समझ में आती है क्या, अगर a और b ये दोनों अगर रियल नंबर्स है, ये दोनों अगर रियल नंबर्स है, तो a प्लस b अगर 0 होता है, ए प्लस बी अगर 0 होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि ए की वैल्यू और बी की वैल्यू अगर दोनों के अगर एडिशन 0 है तो शायद ये जो है बी का एडिटिव इनवर्स हो, तभी जाके दोनों का आंसर 0 आ सकता है ना। मतलब क्या, अगर यहाँ पे मैं 2 लिख रहा हूँ तो इसका -2 अगर लिख देता हूँ तभी जाके इसका आंसर 0 आएगा। ऐसा नहीं कि मतलब यहाँ पे अगर 3 रख देता हूँ तो 2 - 3 0 आएगा बोल के, ये 2 का ही एडिटिव इनवर्स होना चाहिए यहाँ पे। एडिटिव इनवर्स का मतलब ये मैग्नीट्यूड तो 2 ही रहना चाहिए, बस उसका साइन जो है नेगेटिव होना चाहिए, तब जाके क्या होगा, इसका आंसर जो आएगा 0 आएगा, किसमें, एडिशन सब्ट्रैक्शन में। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में क्या होना चाहिए, अगर ए इंटू बी अगर 0 हो रहा है तो इसका मतलब क्या आना चाहिए कि दोनों में से कम एक तो भी नंबर 0 होना चाहिए। सही है क्या, एक तो ये 0 होना चाहिए या फिर बी 0 होना चाहिए, फिर दोनों के दोनों 0 होना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, यहाँ पे भी दो केसेस, कौन से, एक तो ये भी दोनों के दोनों 0 हो जाए या फिर ये जो है बी का एडिटिव इनवर्स बन जाए। सही है ना, तो ये दो केसेस अगर लिखना है तो लिख लो। हाँ, एक तो ए की वैल्यू 0 हो सकती है या एंड बी की वैल्यू भी 0 हो जाए ऊपर वाले केस में, या फिर क्या होगा, ए की वैल्यू जो होगी -b के बराबर होना चाहिए, तब जाके ऐसा इसका आंसर 0 आएगा, इसके बाहर कुछ भी नहीं हो सकता। और यहाँ पे एक तो ए की वैल्यू 0 हो जाए और बी की वैल्यू 0 हो जाए, बस ये दो केस बनेंगे। ठीक है, लेकिन मेरे इन दोनों से कुछ काम नहीं है, मुझे किससे काम है, अगर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इसका आंसर अगर 0 होता है तो, अब ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का आंसर अगर 0 होता है तो थोड़ा सा सोचो, जब किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो आंसर तो हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है। किसी भी नंबर का जब स्क्वायर करेंगे तो कभी भी उसका आंसर निगेटिव नहीं आता है। ठीक है, तो किसी भी नंबर जैसे -2 का स्क्वायर कर लो +4 आएगा, -10 का स्क्वायर करो 100 आ जाएगा, 0 का स्क्वायर करो 0 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। सही ना, मतलब जो भी नंबर है 0 या 0 से ज़्यादा ही उसका स्क्वायर आएगा। ठीक है, अगर अगर किसी ने ऐसा लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इक्वल्स टू 0, तो इसका मतलब ये होना चाहिए दोनों के बीच में अगर एडिशन लिखा है तो दो पॉजिटिव नंबर का एडिशन 0 कब आ सकता है, दो पॉजिटिव नंबर का,
तो ये तभी आ सकता है जब इसका बेस मतलब ए की वैल्यू जीरो हो और बी की वैल्यू जीरो हो। बस इसी एक ही केस में इसका आंसर जीरो आ सकता है, इसके बाहर कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, ऐसे दूसरे नंबर्स है ही नहीं जो कि इसका स्क्वायर करने के बाद इसका एडिशन जीरो करे। समझ में आ रही है आपको बात? अगर तीसरे नंबर हो गए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है ना। इसका अगर ए बी सी अगर अच्छा ये ए बी सी रियल नंबर होना चाहिए, अगर रियल नंबर है तो ही, अगर रियल नंबर नहीं होंगे तो ये देखो ए की वैल्यू कितना ले लिया मैंने, आई ले लिया, और बी की वैल्यू कितना लेता हूँ, वन लेता हूँ, तो आई स्क्वायर कितना होता है, आई मतलब शायद आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लिया होगा तो उसको पता चला होगा ना, आई की वैल्यू होती है रूट ऑफ माइनस वन, तो आई स्क्वायर कर लिया तो कितना आ जाएगा माइनस वन, और वन स्क्वायर कितना आएगा, वन आएगा, तो ये वन माइनस वन तो जीरो होगा ना, इसमें तो ये सेटिस्फाइड कर गया, बराबर है क्या। लेकिन ये आई जो है रियल नंबर नहीं है, मैं रियल नंबर की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। ए कॉमा बी जो है वो रियल नंबर्स होना चाहिए, उसकी बात कर रहा हूँ। रियल नंबर मतलब कैसे, जीरो से लेकर आगे वाले वन टू थ्री फोर वन बाई टू वन बाई थ्री ऐसे नंबर्स, माइनस टू मतलब इमेजिनरी नंबर छोड़ के सारे, उसमें इरेशनल भी आ गए, पाई ई सारे सारे नंबर्स आ गए। सही सही है। तो अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू अगर जीरो होता है और ये बी सी अगर क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, तो इसका मतलब एक ही चीज़ है कि पॉजिटिव, ये सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, और पॉजिटिव नंबर का जो आंसर जीरो स्क्वायर का अगर एडिशन जीरो आ रहा है तो इसका मतलब इसके जो बेस है ये बी सी, ये तीनों के तीनों हमेशा ही जीरो होना चाहिए, तब जाके पॉसिबल है कि इसका जो स्क्वायर का एडिशन कितना आ जाए, जीरो आ जाए। सही है। तो बस ये चीज़ यहाँ पे अप्लाई होगी। तो यहाँ पे भी देख लो, ए के बदले कितना है, एक्स माइनस वन होल स्क्वायर है, एक्स माइनस टू होल स्क्वायर है, एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर है, और इक्वल टू जीरो आ गया। तो इसका मतलब ये एक पॉजिटिव नंबर है, ये एक पॉजिटिव नंबर है क्योंकि इसका स्क्वायर किया है ना, ये भी पॉजिटिव नंबर है, इसका स्क्वायर कर लिया हमने, तो इसका मतलब जो एक्स माइनस वन है वो जीरो होना चाहिए, एंड एक्स माइनस टू जो है वो भी जीरो होना चाहिए, और एक्स माइनस थ्री जो है वो भी जीरो होना चाहिए। इसका मतलब कितना हो गया, इधर से एक्स वैल्यू वन आ गई, इधर से एक्स वैल्यू टू आ गई, और इधर से एक्स वैल्यू कितना आ गई, थ्री आ गई, मतलब इधर से वन, इधर से टू, और इधर से थ्री आ गई। तो कितने सॉल्यूशंस हो गए, कितने वैल्यूज हो गए, तीन। फाइंड नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन बोला है ना, तो एक्स की वैल्यू वन आ गई, एक्स की वैल्यू टू आ गई, एक्स की वैल्यू थ्री आ गई, तो सोल्यूशन नंबर ऑफ वैल्यूज कितने आ गए, वो तो तीन आना चाहिए। सही है। लेकिन ये गलत हो गया। कैसे गलत हो गया, कैसे गलत हो गया देख लो, जब एक्स की वैल्यू वन इसमें रख देंगे तो वन माइनस वन तो जीरो हो गया, लेकिन वन माइनस टू कितना, माइनस वन होगा, माइनस वन का स्क्वायर कितना, प्लस वन आएगा, और वन माइनस थ्री माइनस टू आएगा, माइनस टू का स्क्वायर कितना, फोर, तो वन प्लस फोर कितना, फाइव आएगा, फाइव तो जीरो के बराबर नहीं है ना, इसका मतलब एक्स वैल्यू वन तो इसका सोल्यूशन नहीं है, सिमिलरली टू भी नहीं रहेगा, सिमिलरली थ्री भी नहीं रहेगा। ये तो जीरो, ये क्या है वैसे, ये जीरो लाने के लिए एक्स वैल्यू कितना है, ये वन के लिए जीरो हो रहा है, ये टू के लिए जीरो हो रहा है, ये थ्री के लिए जीरो हो रहा है, मतलब ये इंडिविजुअल टर्म जो है, एक्स की वैल्यू वन के लिए, एक्स वैल्यू टू के लिए, एक्स वैल्यू थ्री के लिए जीरोज हो रहे हैं। क्या ये तीनों के तीनों किसी एक सेम नंबर के लिए जीरो हो रहा है क्या, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। इसका मतलब इसके कोई भी सोल्यूशन नहीं आएगा, इसमें नंबर ऑफ जो एक्स है वो कितने रहेंगे, जीरो रहेंगे। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि कोई एक्स है पॉसिबल ही नहीं है। फाइंड नंबर ऑफ रियल रूट्स बोला है ना, तो कितने रियल रूट्स है इसके, एक भी नहीं है, बराबर है क्या। क्योंकि एक्स इसमें हमने ऑलरेडी, अच्छा यहाँ पे लिखा भी है वैसे, यहाँ पे एंड लिखा है ना, एंड का मतलब क्या होता है, क्योंकि ये नंबर तो जीरो होने के साथ साथ ये नंबर भी जीरो होना चाहिए, एंड ये नंबर भी जीरो होना चाहिए, तीनों के तीनों नंबर एट ए टाइम जीरो होना चाहिए, तब जाके इसका जीरो आ जाता। और इसमें तो ये वन के लिए जीरो हो रहा है, टू के लिए तो ये जीरो नहीं हो रहा, ये टू के लिए जीरो हो रहा है, वन के लिए जीरो नहीं हो रहा, ये थ्री के लिए जीरो हो रहा है, वन और टू के लिए जीरो नहीं हो रहा, मतलब कोई भी तीनों के तीनों साइमल्टेनियस नंबर किसी सेम नंबर के लिए जीरो नहीं हो रहे। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, ये वन टू थ्री इसके सॉल्यूशंस नहीं है। ठीक है, तो नंबर ऑफ वैल्यूज कितने आ जाएंगे एक्स के, फिर जीरो, एक भी नहीं। ठीक है, आगे बढ़ो। ओके, एक्स का पावर कितना है, एक्स इक्वल्स टू है टू प्लस टू का पावर टू बाई थ्री और टू का पावर वन बाई थ्री, और हमको निकालना है एक्स क्यूब प्लस माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स। ठीक है, अच्छा, तो अगर एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स निकाल देना है, तो ये निकालने में तो कोई ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी, सिक्स एक्स, क्योंकि इसको सिक्स से मल्टीप्लाई कर लो तो आसानी से हो जाएगा। लेकिन जब स्क्वायर करना होगा ना और क्यूब करना होगा तो जाके मतलब वांदे हो जाएंगे। ठीक है ना, देखो सबसे पहले तो आपको शायद ये मालूम होगा, ये प्लस बी प्लस सी इसका स्क्वायर कितना होता है, इसका स्क्वायर कितना होता है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, शायद आपको ये मालूम होगा ना, ये प्लस बी होल स्क्वायर, ये मालूम है क्या कितना होता है वैसे, ये स्क्वायर प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर और होगा प्लस टू टाइम्स ए बी, ऐसा होता है। ठीक है, तो अब ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कितना आना चाहिए,
ए स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर हो गया, प्लस सी स्क्वायर हो गया। अब प्लस ये 2 टाइम्स इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आया, प्लस 2 टाइम्स ए बी होगा, प्लस इसके बाद 2 टाइम्स इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा बी सी, और 2 टाइम्स इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, मतलब कितना, प्लस हो जाएगा 2 टाइम्स ए सी। मतलब ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन लेना है, पहले इन दोनों का फिर बाद में इन दोनों का, बाकी बच गया कौन सा, ए और सी का, बस ये होगा। अगर किसी ने बोला आपको कि ए माइनस बी माइनस सी इसका स्क्वायर बताओ कितना आएगा, तो क्या होगा, सबसे पहले तो ए स्क्वायर, यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, यहाँ पे प्लस ही आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब यहाँ पे भले माइनस आ गया तो भी इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये प्लस के प्लस ही रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आया, माइनस टू ए बी होगा ना, इसको कर लो 2 से मल्टीप्लाई, तो माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए बी होगा। सही है, अब इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा, माइनस बी इंटू माइनस सी कितना आएगा, प्लस आएगा 2 टाइम्स बी सी। ठीक है, बाद में रह गए फर्स्ट एंड लास्ट, कितना होगा ये, माइनस आएगा 2 टाइम्स ए सी। सही है, तो ये बन जाएगा इसका एक्सपांशन। ठीक है, ये तो इसके लिए, मतलब जब इसका स्क्वायर करना है ना तो ऐसा करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे ये वाला लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब स्क्वायर में अगर इतना है तो क्यूब में तो और भी खतरनाक होगा फिर। मतलब इन शॉर्ट आपको पता चल रहा होगा कि ये तो ऐसा तो करना नहीं है प्रॉब्लम, क्योंकि इतना सारा तो हम लोग कैलकुलेशन नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो कैसे करेंगे फिर, तो देख लो कैसे करेंगे। जो ये जो टू है, टू को इधर लेके आते हैं, क्योंकि ये तो इक्वेशन है, मैं किसी को भी किधर भी लेके जा सकता हूँ तो इसका वैल्यू तो बदलेगा नहीं वैसे। ठीक है ना, क्यों, मैं अगर मैं इधर से, क्योंकि इक्वेशन में कोई किसी इक्वेशन में दोनों साइड से अगर कोई एक ऑपरेशन कर रहा हूँ तो उसकी तो वैल्यू बदलती नहीं ना, इधर माइनस टू कर लिया, इधर माइनस टू कर लिया, तो टू टू तो कैंसिल हो जाएगा। सही है ना, तो एक्स माइनस टू कितना आना चाहिए, 2 का पावर 2/3, और हो जाएगा कितना, 2 का पावर 1/3। देखो कितना आ जाएगा ये, x-2 इक्वल्स टू कितना आना चाहिए, 2 का पावर 2/3, और प्लस हो जाएगा 2 का पावर 1/3। ठीक है, अब देख लो, अब इसका पावर करना, क्यूब करना भी आसान है, स्क्वायर करना भी आसान है। ठीक है ना, तो मैं क्या कर लेता हूँ, क्यूब कर लेता हूँ पहले, क्योंकि क्यूब चाहिए मुझे, तो मैंने इसका क्यूब कर लिया। क्यूब क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इस साइड पे क्यूब क्यूब रूट भी है, 1/3 भी है, तो ये 1/3 शायद कैंसिल हो जाए। ठीक है ना, तो क्या कर लेंगे, x-2 जो है, x-2 जो है, इसका हम लोग क्या कर लेते हैं, क्यूब कर लेते हैं। देख लो क्यूब करेंगे तो x-2 इसका क्यूब इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2 का पावर हो जाएगा 2/3, और इधर से आ जाएगा 2 का पावर 1/3। ठीक है, तो इधर का भी क्यूब। अच्छा, ये प्लस बी होल क्यूब आपको मालूम है कितना होता है, ये प्लस बी होल क्यूब कितना आ जाता है, ये क्यूब प्लस हो जाएगा बी क्यूब। अगर ये मालूम नहीं है तो सबसे पहले ये वाले फॉर्मूले सारे के सारे देख लो। हाँ, तो ये प्लस बी होल क्यूब इक्वल्स हो जाएगा एस क्यूब प्लस बी क्यूब, प्लस हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ ए बी, और इंटू हो जाएगा ए प्लस बी, और ए माइनस बी इसका क्यूब क्या होता है, इसका क्यूब होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, प्लस हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ ए बी, और हो जाएगा ए माइनस बी। ठीक है, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये क्या होना चाहिए, ए प्लस बी इंटू कितना होगा, ए स्क्वायर माइनस हो जाएगा ए बी, प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये कितना होना चाहिए, ए माइनस बी, और दूसरा हो जाएगा ए स्क्वायर, प्लस हो जाएगा ए बी, प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर। अब ऐसे फॉर्मूले बहुत सारे बनेंगे, वैसे आपको जहाँ से भी मिल जाएंगे वो देख लो, और एक बार अच्छे से उसको याद रख लो, एक दो बार अगर इसका यूज़ करोगे तो ये अच्छे से याद रह जाएंगे। ठीक है, अब इधर से कर लेते हैं, x-3 होल क्यूब है, क्या बनेगा देख लो, ये एक्स क्यूब, ये क्यूब होगा, माइनस कितना होगा, ये 2 का क्यूब जो कितना आता है 8, फिर प्लस कितना 3 टाइम्स ऑफ ए बी, कितना होगा 3 टाइम्स ऑफ ए बी, मतलब हो जाएगा 6 टाइम्स ऑफ एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा x-2, कैसे, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया हमने, ये वाला। ठीक है, इसके बाद यहाँ से इसका क्यूब कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4, कैसे, 2 का पावर 2/3 का पावर 3, तो ये 3 और 3 कैंसिल होगा, 2 का स्क्वायर मतलब 4 होगा, प्लस अब इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2 का पावर 1/3 का पावर 3, तो ये बन जाएगा 2, प्लस 3 टाइम्स कितना होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट, तो 2 का पावर हो जाएगा 2/3, और होगा 2 का पावर 1/3, इंटू कितना आ जाएगा, 2 का पावर हो जाएगा 2/3, प्लस हो जाएगा 2 का पावर 1/3, क्या है ये है ए प्लस बी। ठीक है, ये वाला। ओके, बस ये निकल गया आपको।
अच्छा, ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू 2 का पावर 2/3 और 2 का पावर 1/3, इसकी वैल्यू उसने दे दिया, कितना है, x-2 के बराबर है। इस टर्म की जो वैल्यू है, इस टर्म की जो वैल्यू है वो कितना है, इसकी वैल्यू जो है वो तो x-2 के बराबर है, बराबर। तो x-2 जो है मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ओके, देखो कितना आएगा, ये तो हो गया 6 और ये होगा 3, 2 का पावर 2/3 और 2 का पावर 1/3 कितना होगा, ये तो बन जाएगा 2। कैसे, बेस सेम है तो पावर की एडिशन हो जाएगी, तो 2/3 1/3 कितना होगा, 3/3 होगा, जो कि 1 होता है। और ये बन जाएगा x-2। ठीक है, इसके बदले इधर जो भी वो लिख लो, x³ माइनस हो जाएगा 8 प्लस हो जाएगा 6x² माइनस हो जाएगा 12 टाइम्स x हो जाएगा। सही है क्या? ओके, तो देख लो यहाँ पे x³ भी आ गया, 6x² भी आ गया, ये दो चाहिए थे हमको। ठीक है ना, ये x³ आ गया, माइनस 6x² आ गया, अब प्लस 6x चाहिए। ये प्लस कैसे आया, माइनस कैसे नहीं आया? चलो ये फॉर्मूला देखना पड़ेगा, ये बराबर है क्या। चलो ये पहले देख लेते हैं, कितना, ये माइनस बी, इसका क्यूब करना है, कितना होगा ये क्यूब -3a² बी होगा, प्लस हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ ए बी स्क्वेयर माइनस हो जाएगा बी क्यूब। सही है, तो इन दोनों को तो साथ में लिखा था हमने, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अच्छा, इसमें से -3 टाइम्स ऑफ ए भी कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा ए माइनस बी। तो यहाँ पे भी नेगेटिव बाहर आएगा और ये अंदर भी नेगेटिव रहेगा। सही है, इसका मतलब यहाँ पे आएगा नेगेटिव, ये होगा नेगेटिव। इसका मतलब कितना होगा, x³ -8 का -8 यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव। सही है, ओके, अब सही है। चलो कितना हो गया, यहाँ पे था नेगेटिव, ये माइनस x³ -6x² प्लस 12x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6, और ये देखो कितना हो रहा है, ये होगा 6, ये होगा 6x माइनस हो जाएगा, ये होगा 12। सही है, तो 6x को इधर लेके आओ, कितना बन गया, x³ माइनस हो जाएगा 6x², 12x माइनस 6x कितना आ जाएगा, प्लस हो जाएगा 6x और इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, देख लो ये यहाँ पे 8 भी तो था ना यार, तो -8 भी था यहाँ पे, -8 को भी इधर लेके आए तो +8 होगा, ये 6 है माइनस हो जाएगा 12। सही है, तो 8 + 6 कितना होगा 14, 14 माइनस 12 कितना आ जाएगा 2। सही है, यही वैल्यू चाहिए था हमको, x³ -6x² प्लस 6x। सही है, देखो यही चाहिए था, तो आंसर कितना आ गया 2 आ गया। मतलब ना मुझे क्यूब करना पड़ा ना मुझे स्क्वायर करना पड़ा, तो डायरेक्ट मुझे यहाँ से पता चल गया था कि यहाँ पे वैसे भी दिख रहा था कि ये x को अगर 2 को अगर इधर लेके जाता तो ये दो इरेशनल टर्म इधर रह जाते हैं और ये 2 इधर जाता है, सिमेट्रिक टर्म्स बन जाते हैं और क्यूब करने से ये आराम से आंसर निकल जाएगा। तो थोड़ा बहुत आपको ऐसा दिमाग लगा के सॉल्व करना पड़ेगा इक्वेशन। ओके, अब इसको सॉल्व करना है आपको। x+1 है, x+2 है, x+3 है, x+4 इक्वल्स टू 120 है। ये इसका डिग्री कितना बनेगा, डिग्री बनेगा 4, और जब डिग्री 4 होता है तो ऐसा कोई इक्वेशन पॉसिबल नहीं है, मतलब डिग्री 4 अगर होता है तो उसको सॉल्व करने का कोई जनरल तरीका नहीं है, मतलब जनरल कोई तरीका नहीं है, तो हिट एंड ट्रायल से जाना पड़ेगा। और हिट एंड ट्रायल से जाना है तो इधर तो 120 लिखा है, तो शायद x=1 जो है इसका रूट बन जाएगा, x=1 कैसे, देखो क्योंकि 5 फैक्टोरियल जो होता है ना वो होता है 1, ये 5 फैक्टोरियल जो होता है वो होता है 120। 5 फैक्टोरियल मतलब कितना, 1 × 2 × 3 × 4 × 5। देखो ये कितना हो गया, ये हो गया 6 और ये कितना हो जाएगा 20, कितना होगा 6 × 2 तो 120 हुआ है ना, तो x=1 तो इसका एक रूट है। अब इसमें से एक, इसको पहले तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसके कोएफिशिएंट लिखना पड़ेगा, उसमें से 1 बाहर निकालना पड़ेगा, तो क्यूबिक इक्वेशन बनेगा। तो क्यूबिक का भी एक हिट एंड ट्रायल से और एक रूट निकालना पड़ेगा और फिर वो क्वाड्रेटिक बनेगा। क्वाड्रेटिक का फिर हमारे पास सॉल्यूशन कर निकालने के लिए फार्मूला है, लेकिन ये लंबा मेथड है, वैसे जाना है तो ऐसे जा सकते हैं, लेकिन 2 बार अपने को क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा इसका रूट क्या आएगा। ठीक है, तो उससे बेटर हम लोग इसकी प्रॉपर्टी को यूज़ कर लेते हैं। कैसे प्रॉपर्टी देख लो, अब यहाँ पे कितना है, x+1 है,
और यहाँ पे x+4 है, यहाँ पे x+2 है और यहाँ पे x+3 है। अब इसमें क्या ऐसा खासियत है वो देख लो। देखो इन दोनों का मैंने अगर साथ में ले लिया, x+1 इंटू x+4, इन दोनों को साथ में ले लिया, और x+2 वैसे मल्टीप्लिकेशन में लिखा है ना, तो अगर मल्टीप्लिकेशन में लिखा है तो किसको भी किसके साथ भी लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है ना। मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है, कम्यूटेटिव होता है, मतलब क्या, ये इंटू बी लिखो या फिर बी इंटू ए लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सही है। वैसे ये एडिशन में नहीं चल, एडिशन में भी चल जाएगा, ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। इधर इनके अदला बदल कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन सब्ट्रैक्शन में नहीं कर सकते। ए माइनस बी को बी माइनस ए नहीं लिख सकते, ठीक है ना। मतलब सब्ट्रैक्शन जो है कम्यूटेटिव नहीं है। वैसे डिवीजन में भी नहीं है, डिवीजन में भी नहीं, क्योंकि ए बाई बी लिख दिया है और बी और ए की अभी पोजीशन चेंज कर लेते तो इसका आंसर भी अलग अलग आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि कम्यूटेटिव लॉ जो है मल्टीप्लिकेशन और एडिशन फॉलो करता है, डॉट प्रोडक्ट भी फॉलो करता है। शायद वेक्टर अगर हो चुका है तो उसमें डॉट प्रोडक्ट जो है उसमें भी हम लोग कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होता है। क्रॉस प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं होता, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना है तो किसी का भी किसी के साथ करो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा इन दोनों का प्रोडक्ट कर लिया, देखो कितना आ जाएगा, ये होगा x² प्लस हो जाएगा कितना 5x, कैसे, x इंटू एक्स स्क्वायर होगा, x इंटू 4 तो 4x होगा, 1 इंटू एक्स कितना x, तो ये 4x प्लस x कितना हो गया 5x हो गया, प्लस कितना होगा ये 4 इंटू 1 हो जाएगा 4। सही है। तो ये एक इक्वेशन आ गया। इसके बाद इधर से अब x+2 और x+3 कितना होगा, x इंटू एक्स स्क्वायर होगा, फिर ये होगा 3x और यहाँ पे 2x, तो इधर से भी कितना आ गया, ये आ गया 5x, और इधर से कितना आ जाएगा 2 इंटू 3 मतलब हो जाएगा 6, और इक्वल हो जाएगा 1/120। सही है। अब ऐसा आ गया, अब क्या करेंगे, अब इसको फिर से मल्टीप्लाई कर लेंगे ऐसा। तो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे अभी, क्यों, क्योंकि आप देखो यहाँ पे x² + 5x तो यहाँ पे है ना, x² + 5x तो यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे भी x² + 5x आ गया। अब इसको t मान लेते हैं हम लोग, तो t+4 t+6 तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा t के बीच में, या फिर आप इस पूरे को t मान लो तो और इजी पड़ जाएगा। मतलब क्या, t इक्वल्स टू x² + 5x, इसको t मानो या फिर ये +4 मानो तो और भी इजी पड़ेगा, ठीक है। तो t जो है x² + 5x + 4 इसको t मान लिया, तो ये क्या बन गया हमारा, ये तो बन गया t, ठीक है। तो ये बन गया t, और ये क्या बन जाएगा, तो x² + 5x + 4 + 2 होगा ना ये, तो हो जाएगा t+2। सही है। तो इधर से कितना आ जाएगा, इधर से तो 120 आएगा। अब ये तो बहुत ईजी हो गया, फिर कर लो सॉल्व, इसको कितना आ जाएगा, t² प्लस हो जाएगा 2t और आएगा -120 और इक्वल हो जाएगा 0, ठीक है। अब इसके फैक्टर बना देना है, तो 120 के फैक्टर्स, -120 के फैक्टर जो कि एडिशन सब्ट्रैक्शन कितना आ जाए, ये आ जाए 2। तो दिख रहा है यहाँ से क्लियरली 12 इंटू 10 होगा, और प्लस चाहिए 2, तो इसका मतलब ये प्लस होगा और ये माइनस होगा। सही है। तो +12 -10 ये इसके फैक्टर्स बन गए। सही है। लिख दो क्या बनेंगे, फैक्टर तो बन गए कितना, +12 और -10, तो फैक्टर कैसे बनेंगे, t+12, एक पहला फैक्टर ये बनेगा और दूसरा फैक्टर कौन सा, t-10 और इक्वल हो जाएगा 0। तो t की वैल्यू कितना आ गई, चलो t की वैल्यू नहीं चाहिए मुझे, t के बदले हमको लिख देते हैं वैल्यू, क्योंकि हमको x की वैल्यू निकाला है ना। तो ये हो गया हमारा कौन सा, ये हो गया t के बीच में हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे है t के बदले x² + 5x प्लस कितना है, x² + 5x + 4 है, ये t की वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे t की वैल्यू रख देते हैं। ओके, तो कैसा होगा, वैसे दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब कितना आना चाहिए, t+12, एक तो ये नंबर 0 हो जाए या फिर t-10 इक्वल टू 0 हो जाए, लेकिन t कितना है, t है x² + 5x प्लस है 4 प्लस होगा 12 का 12 और इक्वल 0, या फिर t कितना है, x² प्लस हो जाएगा 5x प्लस हो जाएगा 4 माइनस हो जाएगा 10 और इक्वल्स टू 0। बस इसको सॉल्व कर लो, अभी x के लिए निकल जाएगा, x² हो जाएगा 5x हो जाएगा 16 हो जाएगा और इक्वल 0 हो जाएगा, ठीक है। और इसके रूट नहीं निकलेंगे शायद, क्यों, क्योंकि इसका b² - 4 इसी चेक कर लो कितना आ रहा है,
बी स्क्वायर माइनस 4ac जो आएगा देख लो, ये 25 माइनस हो जाएगा 4 इंटू होगा 16, तो ये तो लेस देन जीरो आ गया, मतलब इसके कोई रियल रूट्स आएंगे नहीं, तो इसके तो कोई रियल रूट्स है नहीं, तो ये तो छूट गया। अब इधर से देख लो कितना आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा 5x, कितना आ गया 4 माइनस 10 कितना होगा -6 इक्वल जीरो। तो -6 के फैक्टर बनाए जो कि एडिशन सब्ट्रैक्शन कितना आ जाए +5 आ जाए, तो +6 -1 ये दो फैक्टर बनेंगे। सही है, तो दो फैक्टर बन गए, तो ये एक्स के लिए कितना आ जाएगी, फिर यहाँ से एक्स के लिए कितना आ जाएगी -6 और आ जाएगी +1। ठीक है, अब आपको हमने ये बोला था यहाँ पे पहले लेक्चर में शायद, यहाँ पे जो नंबर ऑफ रूट्स होते हैं किसी भी इक्वेशंस के, वो कितने आते हैं, अगर डिग्री के बराबर आते हैं, बराबर ये मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स जो होते हैं डिग्री के बराबर हो सकते हैं। और अगर डिग्री अगर ऑड है तो नंबर ऑफ रूट्स भी कैसे होंगे, ऑड होंगे। और डिग्री अगर इवन है तो नंबर ऑफ रूट्स भी कैसे होंगे, इवन होंगे। और ये यहाँ पे सेटिस्फाइड हो रहा है। ठीक है, इसकी डिग्री कितनी थी, 4 थी ना, तो नंबर ऑफ रूट्स कितने आ गए, 2 आ गए। अगर इसका अगर रियल रूट्स आते तो इधर से 2 आ जाते, तो टोटल 4 हो जाते हैं। अगर इसके भी रूट्स रियल नहीं आते तो इसके भी रियल रूट्स नहीं, इसके भी रियल रूट नहीं, तो टोटल रूट्स कितने आते, 0 आते हैं। एक तो 0 आते या फिर 2 आते या फिर 4 आते। सही है, 3 आने का तो चांस है ही नहीं, या फिर 1 भी आने का चांस नहीं है। सही है, इसलिए वहाँ पे डिग्री के बराबर रूट्स होंगे। अगर इवन डिग्री है तो नंबर ऑफ रूट्स भी इवन होंगे, और अगर डिग्री है तो नंबर ऑफ रूट्स भी ऑड ही होंगे। ठीक है, कुछ नहीं है क्या। ओके, यहाँ पे क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। अब ये जो है ए बी सी वैल्यू जो है फाइंड करना है, सच दैट ये इक्वेशन लिखा हुआ है। अब अगर ये इक्वेशन है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने इस इक्वेशन में अगर कुछ भी वैल्यू रख देते हैं तो दो साइड जो है हमेशा बैलेंस होना चाहिए। इक्वेशन का मतलब वही होता है ना, अगर मैंने इसमें एक्स की वैल्यू कुछ अगर रख देता हूँ और इसमें अगर एक्स की वैल्यू कुछ रख देता हूँ तो हमेशा बैलेंस होना चाहिए। तो मैं इसमें ऐसी वैल्यू रख देता हूँ, देख लो एक्स की वैल्यू कितना रख देता हूँ मैं, एक्स की वैल्यू अगर 2 रख देते हैं तो क्या होगा, 2 - 2 0, 2 - 2 0, यहाँ पे सिर्फ सी बचेगा, सी टाइम्स कितना आएगा 2 - 1 तो कितना होगा 1, और यहाँ पे 2 + 1 कितना होगा 3 होगा, इक्वल्स टू इधर से कितना आ जाएगा, ये होगा 4 और ये 2 8, और ये होगा -10, तो 8 -10 -2 और -1 तो -3, तो सी की वैल्यू कितना आ जाएगी, सी की वैल्यू आ गई -1। सही है, सी की वैल्यू आ गई -1। अब एक्स की वैल्यू कितना रख दो, 1 रख दो। क्यों 1 रख दे रहा हूँ, क्योंकि 1 पे ये नंबर 0 होगा और ये नंबर 0 होगा, तो डायरेक्ट डायरेक्ट ये की वैल्यू निकलेगी ना। तो देख लो ये की वैल्यू कितना निकलेगी, 1 + 1 तो होगा यहाँ पे 2, मतलब ये टाइम्स यहाँ पे आएगा 2, और यहाँ पे कितना आएगा 1 - 2 होगा -1, और इक्वल्स टू इधर से देख लो 1, ये रखेंगे 1 तो 2, -6 तो होगा कितना, 2 - 6 मतलब हो जाएगा -4, तो यहाँ से एक वैल्यू कितना आ जाएगी 2, एक की वैल्यू आ गई 2। सिमिलरली क्या करेंगे, अब एक्स की वैल्यू कितना रखना पड़ेगा, -1 रख दो तो ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, वहाँ से बी निकल जाएगा, तो एक्स के लिए कितना रख दिया -1, तो कितना होगा ये बी टाइम्स -1 - 2 होगा -3, और -1 तो होगा -2, इक्वल्स टू इधर देख लो -1 का स्क्वायर तो होगा प्लस, ये होगा माइनस माइनस प्लस, तो कितना होगा ये 5 और ये 2 7 होगा, 7 - 1 तो 6 होगा, तो ये भी 6 है और ये भी 6 है, तो बी की वैल्यू कितना आएगी 1, ऐसे। तो बी की वैल्यू 1 आ गई, सी की वैल्यू -1 आ गई, ए की वैल्यू 2 आ गई। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में। जय भारत।